नमस्कार। मेरे लेखक मेरे सवाल कार्यक्रम की आज की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हिंदी के जाने-माने कहानीकार, उपन्यासकार प्रियंवद जी। प्रियंवद जी अपनी कहानियों के लिए, उपन्यासों के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, जितने जाने जाते हैं, जितने पढ़े जाते हैं, उतने ही अपने कथेतर लेखन के लिए भी जाने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। प्रियंवद जी के पाठक केवल हिंदी में नहीं है, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। उनकी किताबों के, उनकी रचनाओं के अनुवाद भारतीय भाषाओं में हुए हैं, दूसरी भाषाओं में भी हुए हैं और उनके लिखे का इंतजार सबको रहता है। इधर पिछले करीब-करीब 2 दशकों से आकार के नाम से वो एक पत्रिका का संपादन करते हैं, जिसके बहुत सारे अच्छे अंक आए हैं और जिसके बहुत सारे ऐसे अंक आए हैं, जो संग्रहणीय हैं, जिनको हमेशा हम अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। लगातार उन अंकों के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि एक बौद्धिक हलचल या बौद्धिक उत्तेजना पैदा करने की कोशिश प्रियंवद जी की पत्रिका ने की है। हम जानते हैं कि पहले उस पत्रिका को गिरिराज किशोर जी का संपादन मिलता था, बाद में धीरे-धीरे गिरिराज जी जब अस्वस्थ होते गए और गिरिराज जी की आयु अधिक हो गई, तो प्रियंवद जी ने उसका संपादन भी अपने ज़िम्मे ले लिया, जबकि पहले केवल प्रकाशन और दूसरी चीज़ें ही प्रियंवद जी के ज़िम्मे थी। तो आकार की वजह से और अपने लेखन की वजह से हम प्रियंवद जी को खूब जानते हैं। प्रियंवद जी के जिन उपन्यासों और कहानी संग्रहों की चर्चा हुई है, मैं जल्दी से उनके नाम ले लेता हूँ। जिन उपन्यासों का मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, उनमें सबसे पहले मेरा भी पसंदीदा और बहुत सारे लोगों का पसंदीदा उपन्यास है, वे वहाँ कैद हैं। परछाई नाच, छुट्टी के दिन का कोरस। छुट्टी के दिन का कोरस अपने ढंग का एक बहुत बढ़िया उपन्यास है जिसको पढ़ना एक जैसे ये मैं ये कह सकता हूँ कि एक नफीस किस्म के गद्य का आनंद लेना है और एक तरह की हिंदी गद्य की ऊँचाइयों को हिंदी गद्य में रमने जैसा आनंद उस उपन्यास को पढ़ते हुए मिलता है। आपके उपन्यासों के साथ-साथ जो कहानी संग्रह छपे हैं, उनमें एक अपवित्र पेड़, खरगोश, फाल्गुन की एक उपकथा ये कुछ कहानी संग्रह हैं और जो बाद में उनकी लगभग सारी कहानियाँ 2 जिल्दों में आईना घर के नाम से आ गई थी और आईना घर आने के बाद में एक कहानी संग्रह और आया था, जिसका शीर्षक था कशकोल। अभी भी आप बराबर लिख रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं अभी बहुत सारी किताबें हमको आपके माध्यम से पढ़ने को मिलेगी। इधर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कहानी, उपन्यास के साथ-साथ जो दूसरे विषयों पर प्रियंवद जी ने लिखा है, ऐसे विषयों पर जिन पर आम तौर पर हिंदी के लेखक नहीं लिखते हैं। इतिहास, राजनीति इन तमाम विषयों पर प्रियंवद जी ने लिखा है। भारत विभाजन की अंतःकथा, भारतीय ज्ञानपीठ से वो किताब आई थी और विभाजन जैसे हमारे देश के महत्वपूर्ण विषय पर, हमारे देश के इतिहास, हमारे देश क्या बल्कि दुनिया के इतिहास को प्रभावित करने वाला वो मसला था। उस पर उन्होंने लगभग ये मैं कह सकता हूँ 200 250 सालों की पृष्ठभूमि बताते हुए उस पूरे इतिहास को बहुत ये शब्द शायद ठीक नहीं है, फिर भी मैं इस्तेमाल करूँगा, ईमानदारी के साथ लिखा। भारतीय राजनीति के 2 आख्यान शीर्षक से एक किताब और आपने लिखी और हाँ, जीवनियों पर आपने काम किया और ऐसे लोगों की जीवनियाँ हिंदी के पाठकों को दी, जिनके बारे में हिंदी के पाठक शायद नहीं जानते थे। अंग्रेजी और दूसरी भारतीय भाषाओं में उन पर सामग्री मिलती होंगी, लेकिन हिंदी के पाठक नहीं जानते थे। ब्रूटस, रस्पुतिन, दारा शुको, चेल्लिनी, नीरो ऐसे लोगों की जीवनियाँ आपने लिखी जो एक ही जिल्द में 5 जीवनियाँ शीर्षक से आई है। बच्चों के लिए भी खूब लिखते रहे हैं। चकमक और बाद में साइकिल नाम की पत्रिका में आपकी रचनाएँ नियमित रूप से छपती रही हैं। पुस्तक के रूप में भी आई है, इकतारा बोले और आपके लिखे पर, आपकी कहानियों पर फ़िल्में बनी हैं, अनवर और खरगोश के नाम से। एक और काम आपने महत्वपूर्ण ये किया कि जिन पत्रिकाओं का नाम हम लोग इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं, साहित्य के इतिहास की किताबों में, चाँद और माधुरी, उन दोनों पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण सामग्री को आपने छाँटा और उन सामग्री को लगभग 7 या 8 खंडों में उन्होंने प्रस्तुत किया। वाग्देवी प्रकाशन से वो सारा काम आया था, जिसमें मेरे ख्याल से 1920-25 से 1930-35 तक की रचनाएँ, प्रतिनिधि रचनाएँ दोनों पत्रिकाओं की जिल्दों में हम पढ़ सकते हैं। और आखिरी लेकिन बड़ी बात एक और
कि हिंदी के लेखक लिखते हैं, खूब किताबें लिखते हैं, खूब उनकी रचनाओं को पसंद किया जाता है, लेकिन हिंदी के लेखक कार्यकर्ता नहीं हो पाते। प्रियंवद जी ने कार्यकर्ता भी होकर दिखाया है। संगमन के नाम से एक आयोजन आप लगातार करते थे, जिसमें हिंदी के कहानीकारों, आलोचकों और विचारकों को एक मंच पर साल में एक बार इकट्ठा करने का काम आप करते थे। कथा संगमन या संगमन के नाम से मेरी जानकारी में उसके 24 आयोजन हो चुके हैं और 25वां आयोजन अभी इसी साल तैयारी हो रही थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसको स्थगित करना पड़ा। उम्मीद करते हैं जल्दी ही वो जब सब चीजें ठीक होगी तो फिर आयोजन होगा। बहुत सारी बातें मैं प्रियंवद जी के बारे में कह सकता हूँ, अभी भी बची हुई हैं, लेकिन मैं इतना समय लेना ठीक नहीं है। लेखक और लेखक के पाठकों, प्रशंसकों के बीच में से मुझे हट जाना चाहिए। तो प्रियंवद जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस आयोजन में। आपने समय निकाला, आप आए, और जैसा कि मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया था, पाठकों के कुछ सवाल आते हैं, जिन सवालों को मैं क्रमशः आपके सामने रखता जाता हूँ। तो आज इस बातचीत में जो पहला सवाल मेरे सामने है, वो श्वेतांशु शेखर का है, और वो शायद सबसे पहले वही सवाल पूछा जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी लेखक को जानने की शुरुआत वहां से होती है। और सवाल है कि आपके लेखन की शुरुआत किस तरह हुई? उन दिनों जब आपने लिखना शुरू किया था, तब कैसा वातावरण था? मेरे लेखन की शुरुआत विधिवत अगर कहें तो जब मैं एमए में पढ़ता था 1975 में, तब हुई। लेख वगैरह लिखना शुरू किया मैंने, तब अखबारों में कुछ लेख छपे, कुछ कविताएं भी लिखी, वो भी छपी। कहानी के रूप में मेरी पहली कहानी 1980 में छपी सारिका। एक कथा प्रतियोगिता हुई थी, तो उसमें पहली कहानी थी बोसी हुई। उसको तीसरा पुरस्कार मिला था। उसी में संजीव की अपराध को पहला पुरस्कार मिला था और दूसरा पुरस्कार शायद सूर्यकांत नागर को मिला था। उसके बाद कहानियां लिखता रहा, शुरू हो गया सिलसिला धीरे धीरे। धर्मी में छपी, सारिका में छपी, और बस एक धीरे 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 चलता रहा। वातावरण उस समय जब हमने लिखना शुरू किया, या अगर 75 की बात करें, तो बहुत सख्त किस्म का था। जल्दी रसाई थी नहीं आपको हिंदी जगत में। धर्म में या सारिका में किसी में छपना आसान नहीं होता था। उसमें छपना बड़ी बात होती थी, स्थापित होना ऐसी चीज होती थी, और बड़ी सख्ती से जांचा परखा जाता था कि आपकी काबिलियत क्या है, योग्यता क्या है, क्या आपने लिखा है। मेरे साथ थोड़ा सा संकट एक ये अतिरिक्त था कि मैंने शुरुआत प्रेम कहानी से की, और शुरुआत की 3-4 कहानियां भी प्रेम कहानी लिखी, तो मुझे थोड़ा और टकराना पड़ा, क्योंकि उस समय ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। बड़ा एक प्रगतिशील और ये वातावरण जो था, उसमें एक वामपंथी दबाव था, तो प्रेम कहानी एक बहुत पिछड़ी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपंथी विचारधारा ऐसी चीज थी, तो मुझे थोड़ा उसका मुकाबला करना पड़ा। लेकिन मैंने लिखा, और मैं उसको लिखता रहा, नियमित लिखता रहा, और मजा भी फिर आता रहा इस चुनौती में। तो बस ऐसे ही शुरू हो गया। जी, जी। ये आपने अच्छी बात कही, और मुझे ये कहने का मन हो रहा है कि प्रेम कहानी लिखना भले ही प्रतिक्रियावादी या पुराना काम माना जाता हो, लेकिन प्रेम करना तो हमेशा प्रगतिशील काम माना जाएगा और माना जाता रहेगा। इसमें मुझे तो कोई संदेह नहीं है। और अब तो मैं ये भी कहूंगा कि प्रेम कहानी लिखना भी मुश्किल काम है, बड़ा काम है। हाँ, तो नहीं, बहरहाल, हमेशा से जी, रहा। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। अगला सवाल है आशीष राय का। आशीष जी पूछ रहे हैं कि आपकी रचना प्रक्रिया क्या है? कहानी और उपन्यास के लेखन में क्या अंतर पाते हैं? कौन सा काम आपको ज्यादा कठिन लगता है? देखिए, उपन्यास लिखना निश्चित कठिन है। उपन्यास लिखना, कहानी लिखना तो देखिए आसान होता है, उपन्यास लिखना कठिन होता है। एक बड़ा अंतर ये होता है कि एक उपन्यास में कई कहानियां होती हैं। हम जब उपन्यास लिखते हैं तो 4-5 कहानियों को समेट कर लेकर चलते हैं, और अच्छा उपन्यास वही बन जाता है जहां उन कहानियों में जोड़ नहीं दिखता, चरित्रों में जोड़ नहीं दिखता, फांक नहीं दिखती। वो एक अच्छा उपन्यास होता है। और जहां ये फांक दिखने लगती है, फर्क दिखने लगता है, वो असफल और कमजोर हो जाता है।
तो 4-5 कहानियों को लेकर चलना, 20-25 चरित्रों को लेकर चलना, उनको साधना, एक देश काल में उसको सेट करना कठिन काम है, श्रम भी माँगता है, अनुशासन भी माँगता है। और प्रक्रिया देखिए, रचना प्रक्रिया कुछ होती नहीं है, वो तो दिमाग में सब चलती है। मैंने तो औसत रूप पर साल में 1 कहानी लिखी, तो रचना प्रक्रिया कुछ नहीं है, 4-6 महीने तक तो दिमाग में ही चलती है। कागज़ पर उतारने में बहुत समय नहीं लगता। वो तो 2-4 दिन का काम रह जाता है जब दिमाग में दिखने लगती है, फ़िल्म की तरह चलने लगती है। तो रचना प्रक्रिया कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ख़ास कागज़ है, कोई कलम है, कोई माहौल है, कुछ है। बस एक चीज़ है, दिमाग में चल रही है, बुन रही है, धीरे-धीरे होते-होते उसको कागज़ पर उतार दिया। कोई विशेष नहीं है। ना लिखने की शुरुआत में कोई बहुत विशेष है, ना रचना प्रक्रिया में कोई ऐसा बहुत विशेष है, बड़ा सामान्य-सा है सब। जी, जी, जी। अ, ठीक बात है। असल में शायद इनकी मुराद यही रही होगी कि ये जानना चाहते होंगे कि पहले आप नोट्स लेते हैं या कैसे बनते हैं, लेकिन आपने ठीक कहा कि दिमाग में हर वक़्त चीज़ें चलती रहती है। नोट वो वगैरह कागज़ पर उपन्यास में लेते हैं, इसमें ये जी, काम कर सकते हैं। जी, उपन्यास में क्योंकि फैलाव बहुत होता है, एक समय को भी देखना पड़ता है। कई बार वृक्ष ऐसा भी बनाना पड़ता है। कई बार किसी बिल्डिंग में, किसी शहर में अगर उपन्यास है तो उसका मोटा नक्शा भी खींचना पड़ता है। किसी सही सड़क बात है। की बनानी पड़ती है। उपन्यास में तो ये होता है, कहानी में ऐसा कुछ नहीं। कहानी बस जी, दिमाग में चलती रहती है, फिर उतर आती जी, जी। एक सवाल है कहानी से जुड़ा हुआ ही मानवेंद्र सिंह का। मानवेंद्र बीएचयू से पीएचडी कर रहे हैं है। और खूब लिखते पढ़ते हैं। तो उनका ये सवाल है कि अब जबकि कहानी एक आधुनिक कथा प्रविधि के रूप में 100 से भी अधिक वर्षों की यात्रा कर स्थापित और प्रतिष्ठित हो चुकी है, ऐसे में कथा के प्रकृत स्वरूप, जिसे हम कहानीपन कह सकते हैं, से आज की कहानी का संबंध कैसा बड़ा कठिन सवाल है। है? कथा के प्रकृत स्वरूप का मतलब क्या होगा? मतलब जी आप समझाइए, आप उनके टीचर हैं। नहीं, नहीं। देखिए, इसमें मैं खाली सवाल पूछने का काम करता हूँ, जवाब आप ही को देने होते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। नहीं, कथा मतलब वो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि मानवेंद्र जी ये कहना चाह रहे हैं कि जैसी हमारे यहाँ ट्रेडिशनल कहानी होती है, एक था राजा, एक थी रानी वाली जो पंचतंत्र या जो लोक कथाओं जैसी कहानियाँ हिंदी की पृष्ठभूमि में मतलब हमारे यहाँ भारत की जो लोक कथाओं की शैली है, मुझे ऐसा लगता है ये वो कहना चाहते होंगे। उस तरह जिसे हम कहानीपन कह सकते हैं, से आज की कहानी का संबंध कैसा है? देखिए ऐसा है कि 100 साल पहले मोटा-मोटा उसने कहा था, लिखी गई थी। शायद 1915 या 14 या 16 में लिखी गई थी। और वो हिंदी की पहली आधुनिक कहानी मानी भी गई और वो थी। तो बहुत शानदार तरीके की लिखी हुई कहानी। और कहानीपन देखिए, कहानी में कई चीज़ें होती हैं पल्लव जी। जी, मानवेंद्र जी से कहना चाहता हूँ कि जी, कहानीपन केवल कहानी नहीं होता। कहानी में किसी भी एक अच्छी कहानी में जी, 3-4 चीज़ें शामिल होती हैं, कहानीपन उसका एक छोटा-सा हिस्सा होता है। उसमें कल्पनाशीलता होती है, उसमें भाषा होती है, उसमें प्रयोग होता है, उसमें द्वंद होता है और उसमें कहानीपन भी होता है। अगर क्रम से इसको देखें तो कहानीपन शायद सबसे पीछे आता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे लिए किसी कहानी में कहानीपन होना, वो सबसे आखिरी तत्व है। शायद फ़ॉर्म मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैं कैसे उसको रख रहा हूँ। उसके चयन में मुझे बहुत टाइम लगता है। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है, कल्पनाशीलता बहुत महत्वपूर्ण है। किस द्वंद को कह रहे हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। समय से कैसे जुड़ी है, इतिहास कहाँ है, समाज कहाँ है, राजनीति कहाँ है। कहानीपन तो बहुत मामूली चीज़ है, कमज़ोर चीज़ है। कहानीपन को अगर रखकर कहानी लिखेंगे तो बड़ा कुछ नहीं कर पाएँगे। जिन्होंने ज़िंदगी में, दुनिया में, जीवन में बड़ी कहानियाँ लिखी उनमें कहानीपन नहीं है। काफ़्का में कोई कहानीपन नहीं है। मार्केज़ जी। में कहानीपन में दिक्कत होगी ढूँढने। भुवनेश्वर की भेड़िए में कहानीपन नहीं है। तो अपनी-अपनी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहानीपन को ठीक बात सबसे कम। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अ,
अभी जो पहला जो इससे पहले जो सवाल आया था कहानी और उपन्यास लेखन के संबंध में, जिस पर आपने जिसका जवाब दिया था, उस पर एक अभी तत्काल एक सवाल आया है रजनी रानी जी का। तो रजनी जी पूछ रही हैं कि अधिक कहानियाँ उपन्यास में खलल नहीं डाल देंगी? आपने कहा ना कि बहुत सारी कहानियाँ होती तो वो उनका प्रति प्रश्न है कि बहुत सारी कहानी अगर उपन्यास में होगी तो वो खलल नहीं डालेंगी? भाई देखिए, मैंने जो उसके साथ ये भी कहा कि अगर जोड़ दिखता है तो उपन्यास असफल है। खलल तब डालेंगी जब आपको उसमें 5 कहानी दिखेंगी ना। जी, आप जी, जी। बनावट एक स्वेटर में आप 5 रंग लेते चले जाएँ और वो अलग-अलग ना दिखें, एक पूरा स्वेटर दिखे, एक पेड़ में कई रंग होते हैं, एक फूल में कई रंग होते हैं, एक तितली में कई रंग होते हैं, अलग-अलग रंग आप इस तरह उसमें रखिए कि वो खलल ना दिखे। वॉर एंड पीस में कितनी कहानियाँ हैं? उसमें 500 चरित्र हैं, पता नहीं उसमें कितनी कहानियाँ हैं। सही बात है। खलल खलल डालता तब है जब वो कहानियाँ अलग-अलग, वही काबिलियत है कहानीकार की, उपन्यासकार की। अच्छे और बुरे उपन्यास की ये पहली पहचान है। और ये परिभाषा मेरी नहीं है, ये ये जी। ये ये परिभाषा गे की है। ये एक दिलचस्प दिलचस्प किस्सा था कि मैं गिरिराज जी के घर एक शाम हम लोग बैठे थे, बड़ी पुरानी बात है 80 के दशक की। सुना रहा हूँ दिलचस्प किस्सा, इसलिए सुन लें, हमारे नए साथी ज़रूर सुनें। तो जी। राजेंद्र यादव और ये गिरिराज जी और हम 4 लोग उनके छोटे से कमरे में बैठे थे, तब कहानी पर कुछ बात हो रही थी, उपन्यास पर बात हो रही थी। शाम का समय था, हम लोग अपने हस्बे मामूल अ, आनंद भी ले रहे थे। मतलब ये मेरी बहुत बड़ी मैं इसको अपनी एक उपलब्धि मानता हूँ कि मैंने अज्ञे के साथ इस तरह मैं बैठ पाया, ये भी एक बड़ी बात है। तो ये बात अज्ञे ने कही थी। कहानियों पर हम लोग बात कर रहे थे, तब उन्होंने ये बात समझाई थी कि उपन्यास कहानियों का सिर्फ जोड़ होता है और उसके जोड़ नहीं दिखने चाहिए। ये मैंने तब सीख ली थी ये बात, उसको मैंने गाढ़ मान लिया था। वही बात मैं दोहरा रहा हूँ और मैं इसको पालन करूंगा। जब आपका उपन्यास आगे ना बढ़े, आप उसमें एक कहानी जोड़ लीजिए, बस उस खूबसूरती से जोड़ लीजिए कि वो उसका हिस्सा लगे। देखिए बढ़ जाता है, यह टेक्निक है, ये है उसमें। सही बात है। वो मुझे याद आता है कि एक कहीं मैं पढ़ रहा था कि अच्छा कारीगर वो है जिसका टाँका दिखाई ना दे। हाँ, अच्छा दर्जी वो है जो जो अपना जोड़ दिखाई ना दे, मतलब जिसका लगाया हुआ जोड़ दिखे ना। तो बिल्कुल ठीक बात है। और वो हमको जैसे एक और उदाहरण है कि जब जब सचिन या सुनील गावस्कर खेलते थे तो लगता था कि चौका मारना तो सबसे आसान काम है। लेकिन मार के देखिए देखिए तो पता लगता है कि कितना हाँ, मुश्किल है। यही बात है। तो आपने बढ़िया किस्सा सुनाया। गे जी और गिरिराज किशोर जी और राजेंद्र जी तीनों अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन तीनों को हम सब लोग, सारे हिंदी के पाठक सारे लोग याद करते हैं। तो अगला सवाल है ललित श्रीमाली जी का। ललित श्रीमाली जी उदयपुर में रहते हैं प्रियंवत जी, और कहानियों पर, उपन्यासों पर लिखते हैं। ललित जी पूछ रहे हैं कि की कहानी जैसी सहज और सरल होती थी, आपकी कहानी वैसी सरल और सहज नहीं होती है। इस खास तरह के शिल्प का क्या कारण है? अब देखिए प्रेमचंद जी जैसा सरल सहज लिख गए और उन्होंने जो लिख लिया, अब वैसे ही मैं भी लिखूं तो भी मैंने क्या किया, मेरे मेरे लिखने ठीक होने बात का है। वो मतलब नहीं है। देखिए मैं एक बात सबसे कहता हूं हमेशा कि कहानी लिखना किसी को सीखना हो तो सबसे पहले प्रेमचंद से भाषा सीखे हुँ, कि भाषा क्या होती है और कहानी कैसे लिखी जाए। प्रेमचंद मास्टर लेखक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी। सीखने वाली बात है, तो भाषा खास तौर से कि कैसे कहानी में होती है। लेकिन मैंने एक बात जो शुरू में कही कि जब मैं कहानी लिखता हूँ तो कल्पनाशीलता और प्रयोग, भाषा, ध्वनि, देखिए जटिलता मुझे पसंद है, मुझे सरल होना पसंद नहीं है। मैं ये हमेशा बोलता हूँ सब जगह कि साहित्य को जटिल होना चाहिए, उल्टी बात बोल रहा हूँ, जी, जी। लेकिन मैं ये बहुत मजबूती से मानता हूँ कि साहित्य को जटिल होना चाहिए, सरल नहीं। सरल इसलिए नहीं होना चाहिए और जटिल इसलिए होना चाहिए कि जीवन में कुछ भी सरल है, हुँ, जीवन भी सरल नहीं है। क्यों साहित्य सरल हो? क्यों ये अपेक्षा साहित्य? फिजिक्स सरल नहीं, केमिस्ट्री सरल नहीं, मोबाइल सरल नहीं, कंप्यूटर सरल नहीं, जीवन सरल नहीं, साहित्य क्यों सरल हो?
समाचार पत्र है सरल, उसको आप पढ़ लीजिए, या सरल लिखा भी जाता है, बहुत किताबें सरल लिखी जाती हैं। साहित्य को कठिन होना चाहिए, उसके अंदर वो सारी जटिलताएं और कठिनाइयां होनी चाहिए जो जीवन में होती हैं। वो सारे गुम्फन, सारे रहस्य, सारे पेच, सारे मोड़, सारे घुमाव। तो मैं जटिल होने की कोशिश करता हूं। जटिल का मतलब ये नहीं कि संप्रेषणीय हो जाता हूं या भाषा ऐसी लिख देता हूं कि वो समझ में ना आए, ऐसा नहीं। लेकिन जो जीवन को जहां से देखना चाहता हूं, जहां से उठाना चाहता हूं, वो जटिल होता है। चरित्र भी सामान्य नहीं होते, सामान्य चरित्र में क्या खास बात है लिखने। तो मैं इसलिए कठिन हूं, प्रेमचंद सरल है, वो एक अपना अपना दूसरा गुण है ये। जी जी, ठीक बात है। मुझे लगता है कि मैं आपकी बात से इस सीमा तक सहमत हूँ कि जीवन सरल नहीं होता, इसीलिए ये अपेक्षा करना कि साहित्य भी बहुत सरल होगा, ये ठीक नहीं है। मैं इस रूप में इस बात से सहमत हूँ। और ये भी मैं कहता हूँ कि देखिए, अंततः तो मुझे लगता है कि साहित्य हो, संगीत हो, कोई कला हो, अंततः अगर वो कला है, तो कला की कसौटियों पर उसको खरा उतरना चाहिए, संदेश कितना भी महान हो। मैं अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को उदाहरण देता हूँ कि भारत के इतिहास के बारे में या भारत के समाज के बारे में जानने के लिए हम सोशियोलॉजी और हिस्ट्री की किताब पढ़ लेंगे। अगर हम कहानी या उपन्यास के माध्यम से उसको जान रहे हैं, तो उसमें उस विधा की उच्चता के दर्शन हमको होने चाहिए, नहीं तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो ये बात आपकी ठीक है कि हरदम हम सरल की अपेक्षा ना करें, बल्कि हम ये भी देखें कि उसमें विधा के सर्वोत्तम गुण आ पाए हैं कि नहीं आ पाए हैं। तो अगला सवाल आ रहा है झारखंड से। कवि विनय सौरभ जी का सवाल है, दुमका से वो सवाल पूछ रहे हैं, खरगोश लिखे जाने की पृष्ठभूमि कैसे बनी? छोटा सा सवाल है। खरगोश लिखे जाने की पृष्ठभूमि, देखिए किसी भी कहानी की पृष्ठभूमि जो बनती है तो कहीं ना कहीं बीज तो जीवन में होता है। जी मैं नहीं मानता कि कोई कहानी पूरी पूरी कल्पना से पैदा होती है, ऐसा नहीं होता। तो खरगोश की भी पृष्ठभूमि थी, जीवन में था, देखा था, अनुभव में था, और उसका 70-75% सही भी है। और कई बार ऐसा होता है कि एक कहानी में एक दो अनुभव, दो तीन अनुभव जोड़कर कहानी बन जाती है। ये जी भी एक थोड़ी सी कला है कि आप जीवन के 3-4 अनुभव जोड़कर एक कहानी में डाल देते हैं। तो खरगोश कुछ पृष्ठभूमि उसकी ऐसी थी कि वो सब काफी देखा समझा हुआ था, और वो स्कूल, वो बच्चा, वो स्थितियां, तो जब वो देखा सुना, पुरानी बात थी लेकिन लिखी थोड़ी बाद में, लेकिन वो है, अनुभव में है, तो पृष्ठभूमि में था, वो कहानी में आ गया। अब इसके आगे कोई स्पेसिफिक बात पूछो तो बात दूसरी है, वरना मोटी मोटी सीधा सा उत्तर है। बहरहाल ये जो पिछला सवाल था, उस पर एक रोचक टिप्पणी आई है वंदना शर्मा जी की। वंदना शर्मा जी कह रही है कि साहित्य लेकिन सरल होना आवश्यक है, ताकि जन जन तक पहुंचा जा सके। और दूसरी उनकी टिप्पणी है, साहित्य जनापेक्षी होता है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो इस पर कुछ कहिए। देखिए, सरल होना चाहिए और जन जन तक पहुंचना चाहिए, ऐसी तो बहुत किताबें लिखी जाती हैं, हर बस अड्डे पर मिलती हैं, हर ट्रेन पर मिलती हैं, आप उठा लीजिए पढ़िए, जन जन पढ़ता है, लाखों प्रतियां बिकती हैं। झील के उस पार की 5 लाख प्रतियां छपी थी पल्लव जी, धर्मवीर जी भारती हिल गए। वो चिट्ठी उनकी कभी धर्मियों में ढूंढिए कि हमारी 500 प्रतियां नहीं छपती और इनकी 5 लाख प्रतियां छपती। अब अन्ना जी तय करें धर्मवीर भारती है ठीक की चल। देखिए, जी साहित्य को जन से जोड़ना, जना पे जन क्या होता है, ये सब बड़े शब्द बड़े लापरवाही से फेंके जाते हैं हिंदी में। जन का मतलब क्या है? क्या जन क्या मतलब बताए तो कोई? क्या भारतीय समाज एक गहरा समाज है, उसमें पढ़ते नहीं है क्या? क्या राजनीति में पढ़ते नहीं है, इतिहास में पढ़ते नहीं है? गांव का जन, शहर का सन और गुड़गांव की अट्टालिका का जन एक है क्या? दलित और आदिवासी और स्त्री सब जन एक है क्या? जनापेक्षी मतलब क्या? स्पष्ट करें बात को, शब्द फेंकने से गड़बड़ हो जाता है। किस जन की अपेक्षा?
मैं किस जन की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा पूरी करूं? मैं किसान की भी करूं, मैं विद्यार्थी की भी करूं, मैं युवा की भी करूं, मैं प्रेमी की भी करूं। मतलब मैं एक कहानी लिखकर सबकी अपेक्षाएं पूरी कर दूं, ये तो कैसे संभव है? जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। बड़ा सब लापरवाही के इस्तेमाल किए हुए शब्द हैं। जनापेक्षी हो, जन हो, जनाभिमुख हो, समय से जुड़ा हो। समय क्या होता है? आसान है क्या? समाज से जुड़ा हो, समाज क्या होता है? आसान है क्या? बताए कोई हमको समाज क्या होता है? मैं तो जानना चाहता हूँ समाज क्या होता है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान से इस्तेमाल करने वाला शब्द, और इसको खोलें जना, मतलब और जन से बात नहीं बनेगी, और इसको स्पेसिफिक करें और पॉइंटेड करें कि किसके लिए अपेक्षित है, होना चाहिए। जी, जी। तो मुझे कोई खुशी नहीं होगी अगर मेरी कहानी 10वीं क्लास का बच्चा कोई बहुत आसानी से समझ ले, तो मुझे कोई बहुत संतोष नहीं होगा कि हाँ, उसने समझ ली, और एक 70 साल के साइंटिस्ट ने भी समझ ली। ऐसी कहानी कोई होती हो तो बहुत मुश्किल होता है, और ऐसा कुछ सोच कर भी नहीं लिखता। क्या कोई लेखक अपना पाठक जानता है? क्या कोई लेखक पाठक को सामने रखकर लिखता है? ऐसा नहीं होता। जी, जी। हाँ, इसको स्पष्ट और कर रहे हैं तो बात आगे एक चले। बात है, अगर मैं देखता हूँ, अगर वापस कोई कमेंट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। अगले सवाल पर चलते हैं। सुंदर शर्मा का सवाल है। सुंदर जी पूछ रहे हैं कि वे वहां कैद हैं। उपन्यास में सांप्रदायिकता के सवाल आए हैं। क्या अब भी वे सवाल कायम हैं, या दक्षिणपंथी विचार ने दुनिया भर को अपने अनुकूलित कर लिया है? देखिए, बढ़िया सवाल है। दक्षिणपंथी शब्द अब पीछे छूट गया है, बात उसके काफी आगे चली गई। दक्षिणपंथी का मोटा-मोटा सा मतलब ये है कि एक पुरानी सोच, एक कंजर्वेटिव अप्रोच चीजों की, उसको कहा जाता है कि जो पुराना है, जो परंपरा में है वो ठीक है। किसी परिवर्तन का, किसी आधुनिकता का विरोध, मोटा-मोटा इसको माना जाता है। वे वहां कैद हैं सन 90 में लिखा था। जी, समय का ध्यान रखिए, सन 90। बिल्कुल। तब बाबरी मस्जिद का मामला नहीं था, लेकिन उसके पहले कुछ 2-3 साल पहले कुछ मुझे ऐसा एहसास हो रहा था, वो एक हिंदू वार था, तो उसको विषय को मैंने उठाया था, वे वहां कह रहे। उसके बाद फिर सब घटनाएं बढ़ती गई, होती गई। तो वो एक मसला जो था वो सांप्रदायिकता था। आज क्या है कि दुनिया में अनुकूलन बड़े दूसरे तरह से हो रहा है। ये पूंजी और टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ी ताकत है, जो कि दक्षिणपंथी से बहुत आगे, दक्षिणपंथ से बहुत ऊपर की ताकत हो चुकी है। असल में इसको थोड़ा-सा और महीन तरीके से अगर समझना चाहें, थोड़ा समय लगेगा, समझाऊँ क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या है कि ये जो 3-4 सत्ताएँ हैं धर्म की, समाज की और राज्य की, ये मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो इनके ऊपर अस्तित्व को खतरा करती है, पैदा करती है, खतरा पैदा करती है, उसको ये दबाते हैं, तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। चाहे कोई विचारधारा हो, कोई व्यक्ति हो, कोई सोच हो, आंदोलन हो, ये एक पुरानी चीज़ है। अब इसमें पूंजी भी जुड़ती है, और अब इधर एक टेक्नोलॉजी भी जुड़ रही है। तो ये जो अनुकूलन हो रहा है, ये एक जो पोस्ट ट्रुथ वाली थ्योरी आई है कि किसी भी बात को इतना कहो कि वो सच हो जाए, ये अनुकूलन अब इस तरह से हो रहा है। तो ये पूंजी और टेक्नोलॉजी की एक ताकत है, जिससे समाज भी जुड़ गया है, धर्म भी जुड़ गया है, राज्य भी जुड़ गया है। पूरी दुनिया के राज्यों में ये हमको देखने को मिल रहा है। वे वहां कैद हैं में जब था, तब ये बात 10-12 साल तक, 2 भूमिकाएं उसमें मैंने लिखी है कि मुझे, मैंने हर बार लिखा कि नहीं, कभी ये ठीक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और चीजें वास्तव में उस तरफ जा रही हैं कि दुनिया का अनुकूलन उस तरफ हो रहा है। कोई नई विचार, कोई नया आंदोलन, कोई नया व्यक्ति, उसको फौरन दबाया जाता है, और वो एक दक्षिणपंथ इस रूप में है कि कोई नई चीज ना उभरे। और दुनिया में ये पूंजी, जो 4-5 बड़े कॉरपोरेट है, वो इतनी ताकतवर है कि सरकार बनाने और गिराने की ताकत रखते हैं, तो चीजें उसी तरफ जा रही है। तो वे वहां कैद है का जो सांप्रदायिकता का मुद्दा है, वो
पीछे छूट चुका है। मुद्दे उसके जो बुनियादी हैं, देखिए उसका बुनियादी सवाल एक ही है, मनुष्य बनाम धार्मिक राष्ट्र, और उसमें पूरी स्थापना एक है कि दुनिया का कोई भी धार्मिक राष्ट्र मनुष्य समर्थक नहीं होता, बड़ा काम नहीं करता, कभी आज तक नहीं, दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ। कोई वैज्ञानिक खोज नहीं हुई, कोई बड़ी किताब नहीं लिखी गई, कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, इन राज्यों में नहीं होता। तो ये उस समय की बात है, लेकिन अनुकूलन हो रहा है, और दक्षिण पंथ का नहीं, पूंजी और तकनीक अपने हिसाब से मनुष्य को अपने तरीके से अपने कब्जे में, अपनी गुलामी में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारें इसमें शामिल हैं, धर्म शामिल है, समाज शामिल है, पूंजी शामिल है, सब शामिल है, और तकनीक सबसे बड़ी मदद है। जी, ठीक बात है ये। बल्कि मैं अगर आपकी सारी बातों को समझकर कहना चाहूं तो अब पूंजीवादी सत्ता के लिए सांप्रदायिकता केवल एक उपकरण मात्र रह गया है, टूल मात्र रह गया है। उनके इरादे और बड़े और भयानक हैं। बिल्कुल, आपने मेरी बात को बेहतर कर दिया। जी 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 जी। इधर और भी सवाल आए हैं, लेकिन मैं पहले पुराने सवाल जो आ चुके हैं वो मैं लेता हूं। पीयूष पुष्पम का एक रोचक सवाल है, आपको उकसाने वाला सवाल है। सवाल यह है कि आप पहले वामपंथ या प्रगतिशील विचारधारा के विरोधी माने जाते थे, क्या अब आपके दृष्टिकोण में कोई बदलाव आ गया है? अब मुझे किसने विरोधी माना मुझे तो नहीं पता। मैंने कभी पीयूष जी कैसे कह रहे हैं, माना जाता तो मैं शायद आज भी हूं, आज भी मैं माना जाता हूंगा। ये छवि शायद बनी होगी, और क्यों बनी मुझे नहीं पता। मेरी दो बड़ी गलत इमेजेस बनी हुई हैं हिंदी में। एक ये मैं बहुत पैसे वाला और बहुत बड़ा उद्योगपति, एक ये बनी हुई है। और प्रगतिशील मैं किसी से भी ज्यादा हूं, किसी भी प्रगतिशील से ज्यादा बड़ा प्रगतिशील हूं। वामपंथी विचारधारा से भी बड़ी विचारधारा का समर्थक हूं, जो अपने आप मनुष्यता की तरफ चली जाती है, उसका हूं मैं। किसी खेमे में नहीं हूं, किसी पार्टी का कार्ड होल्डर नहीं हूं, वो एक अलग बात है, और मैंने कभी उसको कहा भी नहीं। तो इसीलिए ये हुआ है हमेशा, जिसको ये विरोधी कह रहे हैं कि मेरा नाम कभी वामपंथी आलोचकों में, संपादकों में, पुस्तकों में नहीं मिलेगा, वो है। लेकिन माना गया होगा, हो सकता है अभी भी होगा ऐसा, उसकी पड़ताल करें फिर तो मिलेगा। प्रेम कहानी लिखना पल्लव जी, प्रेम कहानी लिखना इसका एक कारण है। मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, मुझे ज्यादा टकराना पड़ा। तो जब मैंने शुरू की 3-4 कहानी लिखी तो ये हो गया, अरे एक पूंजीपति है, प्रेम कहानियां लिखता है टाइप का, तो मैं पहले उस खेमे में ढकेल दिया गया। लेकिन मैं एक छवि के लिए तो कहूंगा, वो ये कि अगर ये छवि है कि आप बहुत पैसे वाले हैं तो अच्छी बात है। हिंदी का लेखक गरीब क्यों हो, फटेहाल क्यों हो, ये तो गलत बात है। अच्छा, हिंदी का लेखक खाता पीता हो, बिल्कुल वैसा हो जैसा सलमान रुश्दी जैसा ठाठ से रहते हैं, वैसा हिंदी का लेखक क्यों न रहे, हिंदी का संपादक वैसा क्यों न रहे। तो ये क्लीशे तोड़ने भी चाहिए, मुझे लगता है अगर वैसी छवि है तो अच्छी बात है। मैंने कभी इस बात को इसका मैंने कभी खंडन जी 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 जी, मैं जानता हूँ। तो चाहे मान ले। ठीक बात है। तो दो सवाल आए हैं राजनीति को लेकर, एक पहले एक एक करके लेता हूँ। रोहित ने पूछा, रोहित कुमार, रोहित मेरे विद्यार्थी रहे हैं और अभी इफ्को में काम करते हैं। रोहित कुमार पूछ रहे हैं, आपने इधर राजनीतिक विषयों पर बहुत लिखा है, इसका कारण? देखिए, राजनीतिक विषयों पर कहानियों में छुटपुट लिखता है, लेकिन इसका कारण है। इतिहास और राजनीति पर लिखा, मैंने बाकायदा किताबें लिखी, उसका कारण है। इतिहास मेरा बहुत प्रिय विषय है और राजनीति मेरा प्रिय विषय है। मैं साहित्य में कहानियां वगैरह लिखता रहा, साहित्य पढ़ता लिखता रहा, लेकिन मैंने इतिहास कभी छोड़ा नहीं, राजनीति कभी नहीं छोड़ा। मैंने एमए इतिहास में किया है और तो मेरा प्रिय विषय है। मैं एक बार जब ये पढ़ रहा था पार्टीशन पर किताबें, तो मुझे लगा हिंदी में कोई किताब इतिहास की है नहीं, राजनीति पर हिंदी में कोई ढंग की किताब है नहीं। कोई पढ़ना हो तो अंग्रेजी किताब ही पढ़नी पड़ती है, और अनुवाद भी अच्छे नहीं। गांधी की अच्छी जीवनी नहीं है, नेहरू की अच्छी जीवनी नहीं है, ये तक भी नहीं था 10-15 साल पहले तक।
तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी बात है जो एक बहुत बड़ी कमी। जब हम अपना इतिहास नहीं जानते तो हम बड़ी आसानी से बरगला दिए जाते हैं। जब हम अपना झूठा इतिहास जानते हैं तो और आसानी से बरगला दिए जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये मुझे काम करना चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ। कर इसलिए सकता हूँ कि मेरे पास इत्तेफ़ाक से कुछ बहुत अच्छी किताबें और कुछ बहुत सारी किताबें हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी किताबों की, इतिहास और राजनीति की विशेष रूप से। साहित्य की नहीं कह रहा हूँ, इतिहास राजनीति की। वो मुझे कैसे मिली किताबें, कैसे मेरे पास आई, वो एक अलग बड़ा फ़िल्मी किस्सा है, लेकिन उसको छोड़ते हैं। तो मुझे लगा मैं ये काम मुझे करना चाहिए और ये मुझे अपना एक दायित्व हिंदी भाषा के प्रति लगा। तो मैंने फिर भारत विभाजन की अंतःकथा पर काम किया कि नहीं, ये काम करते हैं। क्योंकि मैं उन दिनों उसी को समझने की कोशिश कर रहा था। इतने सवाल थे जो समझ में नहीं आते थे। तो मैंने उसमें लगाए करीब 3-1 साल और 4-5 लोगों की टीम लेकर काम किया। फिर उस किताब का जिस तरह लोगों ने स्वागत किया और पढ़ा और देखा तो मुझे लगा नहीं, और आगे भी चलना चाहिए। तब मैंने भारतीय राजनीति के 2 आख्यान लिखे। उसमें और आगे की बात है। अब मैं लिख रहा हूँ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और आपातकाल, जेपी, इंदिरा, इस पर लिख रहा हूँ। इसका पहला भाग मैं लिख चुका हूँ, मैंने पेंगुइन को दे भी दिया है, दूसरा लिख रहा हूँ। उसके आगे की कड़ी, क्योंकि लोग मुझसे अब पीढ़ी आपातकाल क्या है कोई नहीं जानता। 50-70 के बाद के पैदा हुए बच्चे नहीं जानते। जी, जी। 80 के बाद के भी नहीं जानते कि आपातकाल क्या है। जो चाहे उनको इमरजेंसी के नाम पर बरगला दे। इंदिरा गांधी के नाम पर जो चाहे समझा दे, जेपी के नाम पर जो चाहे समझा दे, लोगों को नहीं पता। तो मैं वो काम भी कर रहा हूँ। तो मैं इसको बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी अपनी मानकर चल रहा हूँ। हिंदी से उऋण होने की एक कोशिश है मेरी, कि जिस भाषा से इतना लिया है, अगर मैं उसको कुछ दे सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए। तो मैं वो करता हूँ, फिर मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो वो बहुत ज़रूरी इतिहास और राजनीति से आज के हिंदी पट्टी को खास तौर से, हिंदी पट्टी अगर हमारी जुड़ी होती इतिहास और देश के राजनीति से और समझ से और हिंदी किताबें होती, हिंदी लेखक को इसके लिए कटघरे में खड़ा करना चाहिए। 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के हिंदी लेखक, क्या किया उसने? पार्टीशन पर किसकी किताबें हैं हिंदी लेखक की? यशपाल का झूठा सच है, पंजाब में थे। कृष्णबलदेव वैद्य का है, पंजाब में थे। कृष्णा सोबती का है, पंजाब में थे। राही मासूम रजा का है, वो मुसलमान थे, इसलिए है। बाकी किस हिंदी पट्टी के लेखक ने पार्टीशन पर लिखा? गे ने लिखा उपन्यास, निराला ने कविताएं लिखी, निर्मल वर्मा ने लिखा, किसने लिखा? इसी हिंदी पट्टी में पार्टीशन आंदोलन शुरू हुआ था, यही पाकिस्तान शुरू हुआ था। वो दर्द महसूस क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़े सवाल हैं कुछ। तो मैं जब ये सोचा, मैंने कहा नहीं, ये काम मुझे करना है, तो मैंने किया और कर ठीक रहा हूँ। बात है। अभी 1-2 साल लगेंगे। जी, जी, जी। इंतज़ार रहेगा, उस काम को पढ़ना चाहेंगे हम सब लोग। अ, वंदना जी ने जन पक्षधरता और साहित्य को जंजन वाले मामले पर अपनी फाइनल टिप्पणी आखिरी टिप्पणी लिख दी है। वंदना जी ने लिखा है, आदर के साथ कहना चाहती हूँ, लेखक की स्वतंत्रता की मैं पक्षधर हूँ, लेकिन साहित्य से उम्मीद बढ़ जाती है कि वो जन से जुड़े। जन से अभिप्राय जहाँ तक प्रेमचंद पहुँचे, वहाँ तक हमारा आज का अच्छा साहित्य पहुँचे, यही अपेक्षा है प्रियंवद जी से। तो ये उनकी टिप्पणी है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, टिप्पणी है तो आगे बढ़िए। जी, जी। एक ये जो राजनीति वाली बात चल रही थी, उसी से जुड़ी हुई एक सवाल भी कह सकते हैं, वो सवाल ही है। रमाशंकर जी ने एक सवाल भेजा है। रमाशंकर जी को आप जानते हैं, शिमला में फेलो थे कुछ अरसा पहले तक। हाँ, हाँ। रमाशंकर जी ये लिख रहे हैं, 1940 से 50 के दशक पर आप उस्ताद हैं। इस दौर का जो राजनीतिक प्रयोग, दुष्प्रयोग आजकल चल रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? ये 40 से 50 तक का मैं उस्ताद हूँ। नहीं, वो उसमें तो बहुत सी बातें हैं कि किस बात को कह रहे हैं मैं नहीं समझ रहा, क्योंकि उसमें विश्व युद्ध भी है, उसमें भारत छोड़ो भी है, क्रिस मिशन भी है, पाकिस्तान रिजोल्यूशन है, कैबिनेट मिशन है, देश का बंटवारा है, सारी चीजें हैं।
बहुत सी चीजें हैं। तो किस खास बात के बारे में अगर कुछ पूछना चाहें तो स्पष्ट हो। मुझे लगता है, जो मैं समझ पा रहा हूँ सवाल को, मुझे लगता है कि जो जिस तरीके से आजादी की लड़ाई और उसके बाद नेहरू के प्रधानमंत्री वाले दौर का जो उसका जो कुपाठ आजकल चल रहा है, उसको लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं कि उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए नेहरू, एक बात मैं कहता हूं अपने मित्रों से इधर, देश को आजादी बहुत कठिन स्थितियों में मिली। जो विभाजन था उसका, उसकी भयानक उस त्रासदी का अंदाजा नहीं लगा सकते। एक तरफ लूट मार, कत्लेआम, नरसंहार, आबादी की अदला बदली, दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन था। इतना बड़ा विस्थापन दुनिया में इस संख्या में नहीं। दूसरी तरफ आजादी, सत्ता संभालना, पूरा ढांचा खड़ा करना, राजनीतिक बंटवारा, ये एक बहुत बड़ी बात थी। उस समय देश में एक नेताओं की गैलेक्सी थी, केवल नेहरू अकेले कुछ नहीं कर पाते। अगर कोई केवल नेहरू को लेकर बात करना चाहता है तो वो गलत करता है। वो जो आपकी संविधान सभा थी उसमें कम से कम 100 लोग ऐसे थे जो उसी टक्कर के आदमी थे हर तरह से प्रतिभा। अकेले नेहरू ने कुछ नहीं किया। अंबेडकर कहां से कम है नेहरू से, पटेल कहां से कम है नेहरू से। संविधान सभा में तो एक से एक बड़े लोग थे, सबने मिलजुल कर भारत को बनाया। और वो गांधी की एक सबसे बड़ी देन है कि गांधी ने चुन चुन कर 30-40 साल के अंदर जितना देश में रत्न थे सबको खींचकर सामने लाए, जोड़ा और देश की आजादी में झोंका और उसमें आगे बढ़ाया। तब ये देश बना है, तब इस देश को आजादी मिली है और ये बना है। जो इस देश के बनने में हिस्सेदार कभी नहीं रहे, जो इस देश के बनने के बारे में कुछ जानते नहीं, वो इस देश के बारे में ऐसी बातें बोल सकते। लेकिन इस देश को बनने में 2-4 साल नहीं लगे। इस देश को इस स्थिति तक आने में पूरे 50-52 साल लगे। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि भारत 1947 में आजाद होता है, 1950 में अपना संविधान बना लेता है और 52 में पहला आम चुनाव कर लेता है। इसी के साथ पाकिस्तान बनता है। पाकिस्तान का पहला संविधान बनता है 1971 में, विधिवत जो लागू हुआ, बने लेकिन वो लागू नहीं हुआ। और पहला आम चुनाव एडल्ट बालिग मताधिकार बांग्लादेश वाले चुनाव में हुआ, जिसमें बांग्लादेश अलग हो। ना वहां उस तरह का आम चुनाव वो करा पाए, ना वो उस तरह का वहां पर संविधान बना पाए, और भारत ने ये सब करके दिखा दिया। तो बहुत बड़े लोग थे, उन्होंने देश बनाया है। क्या था आजादी के वक्त भारत के पास? कभी उस आंकड़ों को देखिए, कितनी कारें थी, कितने जहाज थे, कितने हथियार थे। एक यूनिवर्सिटी, क्या मतलब, आजादी के बाद आपके सारी एकेडमी बनी, सारे मेडिकल इंस्टीट्यूट बने, सारी आईआईटी बनी, बांध बने, इस्पात कारखाने लगे, एनएसडी बना, साहित्य एकेडमी बना। ये सब किया गया है और सब लोगों ने मिलकर। अब इसके खिलाफ अगर दुष्प्रचार हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, तब भी होता था, तब भी होता था। लोग तो तब भी नाराज थे ना। गांधी को मारी तो गई ना गोली, तब भी नाराज थे लोग, आज भी नाराज है। क्या कर लेंगे, जनता है तो चल रहा है, एक समय है। जो लोग, जो जैसे आपकी जैसे लोग आज देश को समझेंगे, उसकी आजादी को समझेंगे, इसके इतिहास को समझेंगे कि कैसे देश बना है, किसने क्या भूमिका निभाई है, किसने क्या किया है। सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है, हमको इनको याद करना चाहिए। कल का दिन था, लोगों को अंदाजा नहीं है कि सरदार पटेल ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है इस देश में। सरदार पटेल के बारे में जरा थोड़ा सा भ्रामक चीजें हैं। अम्बेडकर, नेहरू सब थे, मौलाना आजाद, ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। जी, आपकी बात से मुझे याद आता है, मेरे नाना जी 2 बार जेल गए थे आजादी के आंदोलन में, 1938 में और 1942 में। जी तो जब कभी इस तरह की बातें उनके सामने होती थी या वो टीवी पर कभी किसी राजनेता का भाषण सुनते थे, तो वो नाराज होके एक बात कहते थे, राजस्थानी बोलते थे, तो वो ये कहते थे कि हालत क्या थी भारत की, जानते क्या हैं ये लोग? मैं पूछता था कैसे? तो बोलते अरे कुछ नहीं था, कुछ नहीं होता था यहाँ, और क्या हालत थी। वो एक किस्सा सुनाते थे कि एक बार 40 के आसपास कभी उनके गांव में, गांव क्या कस्बा ही था, वहां एक सरदार जी पहली बार साइकिल लेके आए
तो पूरा गांव टूट कर गया देखने के लिए कि ये क्या चीज आ गई है हमारे गांव में, और ये इस पे गिरता क्यों नहीं है ये आदमी। तो वो इस उदाहरण के माध्यम से शायद ये बताना चाहते थे कि जिस मुल्क की में इतनी ज्यादा असमानताएं थी, वहां अगर आज हम लोग एक ठीक ठाक हालत में पहुंच गए हैं, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बात करनी चाहिए। तो वो इसमें प्रकारांतर से मुझे भी याद आ गया। इसी क्रम बहरहाल में आगे जी नहीं, मैं एक मिनट, इसी क्रम में एक बात और जोड़ दूं। जी जी, जरूर जरूर। भारत में पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तो चुनाव चिन्ह रखे जी। गए। चुनाव चिन्ह क्यों रखे गए? कि बहुत बड़ी जनता अनपढ़ थी, 16% केवल शिक्षा थी, तो लोग ना वोटर नाम पढ़ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो भाई ये हुआ कि चुनाव चिन्ह बता दो, ठप्पे से पहचान लेंगे। और वो रखे भी कैसे गए? रोजमर्रा जो दिखते हैं, झोपड़ी, कुल्हाड़ी और पेड़ और बैलों की जोड़ी वगैरह वगैरह। उसमें एक साहब ने अपना चुनाव चिन्ह रेलवे इंजन रख लिया। ठीक है, दूसरी बार वो चुनाव चिन्ह हटा दिया गया, क्योंकि देश की 1952 में देश की जनता रेलवे इंजन जानती ही नहीं थी ये है क्या चीज। रेल चले 100 साल हो चुके थे, लेकिन रेलवे इंजन देश की कितनी बड़ी जनता ने नहीं देखा था, उसको हटाया गया दूसरी बार। तो ये स्थिति है, वही साइकिल वाले क्रम में जोड़ लीजिए इसको। जी ये है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। दो सवाल इतिहास को लेकर आए हैं, उनको मैं पहले ले लेता हूँ। अभिषेक गुप्ता गोवा में पीएचडी कर रहे हैं, हिंदी पढ़ते हैं और बहुत लगातार हमारे इस कार्यक्रम में सवाल करते हैं। उन्होंने सवाल पूछा है, आप साहित्य के साथ साथ इतिहास के भी गहन अध्येता हैं। मेरा प्रश्न इतिहास से जुड़ा है। अपनी पुस्तक डिकंस्ट्रक्टिंग द हेजेमनी ऑफ द स्टेट में शिव नारायण सिंह ने लिखा है कि वैश्विक पूंजीवाद और तकनीक ने राष्ट्र राज्य सिद्धांत के लिए संकट पैदा कर दिया है। बुद्धिजीवी राज्य की प्रभुता पर छाए संकटों पर विचार कर रहे हैं। आप राज्य के भविष्य को कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात देखिए ठीक है। एक एक ये संभावना पूरी है कि 5-7 साल, 10 साल, 15 साल बाद एक सुप्रानेशन ऐसी चीज बन जाए, 4-5 बड़ी कंपनी मिलकर पूरी दुनिया को अपने अनुसार चला ले, अपने कब्जे में ले ले। वो टेक्नोलॉजी इतनी समर्थ हो जाएगी कि वो कंप्यूटर पर बैठकर हर आदमी का डीएनए, हर आदमी की चीज, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो एक तरह की पूरा उनका कंट्रोल हो जाए। और वो उन 4-5-6-7 बड़ी कंपनी मिलकर एक फेडरेशन ऐसा बना दें कि दुनिया का ये हिस्सा तुम देखो, ये तुम देखो, ये तुम देखो, और वो उस तरह की चीज हो सकती है। जैसे अगर हम इसको समझना चाहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, हाँ, आ रहा है बोलो जी। तो हाँ इसको बिल्कुल, आप बोलिए बोलिए। इस तरह हम समझ सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो एक मामूली सी व्यापारी कंपनी, क्लाइव लंदन की सड़कों पर आवारा घूमता था, और वो जिस तरह पढ़िए आप किस तरह उसने 2 साल के अंदर देश में कब्जा किया, तो आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन कितनी आसानी से वो सब करता चला गया। तो ये संभावना पूरी है, राष्ट्र, राज्य, राष्ट्रीयताएं सब खत्म हो जाए। जैसे आप आज रोबोट की दुनिया चलाते हैं, कल आपको 4-5 कंपनियां उस तरह चलाने लगे कि ये किया तो ये करो, ये करो, सब हो जाएगा, पूरी संभावना है। जी, सही बात है। एक हितेंद्र पटेल जी ने पिछले सवाल के जवाब को सुनते हुए एक टिप्पणी की है, सवाल भी पूछा है। उन्होंने लिखा है, मेरी जिज्ञासा भी रमाशंकर जी से जुड़ती है। नेहरू जैसे और बहुत सारे थे, यह कहना बहुत सही है। नेहरू को याद रखकर बाकियों को कम महत्व कैसे मिला? क्या यह जरूरी नहीं है कि नेहरू के समान ही इन लोगों को भी महत्व मिले? तो ये सब प्रश्नवाचक लगाया है इन्होंने। तो अगर आप कोई टिप्पणी, इस टिप्पणी मानिए, सवाल मानिए, आप कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। ऐसा है ना कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु 3 लोग फांसी चढ़े एक साथ। अब जी, एक शहीद आजम बन गए, 2 का नाम कोई नहीं लेता। एक मिनट, बीच में एक और बात कह दूं। उन्होंने दूसरा पूरक सवाल और किया है कि पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को भी थोड़ा और आप स्पष्ट कर सके तो अच्छा रहेगा। जी।
तो ये तो देखिए पहले सवाल पर यह है कि ऐसा होता है। अब जब प्रेमचंद लिख रहे थे तो बहुत से लोग कहानियां लिख रहे थे, प्रेमचंद बचे, तो ये होता है। नेहरू का देखिए, नेहरू की आजादी के बाद, सरदार पटेल की मृत्यु के बाद नेहरू चुनौती विहीन हो गए थे कांग्रेस में और सारी चीजों में। और उनका शुरुआती जीवन भी था, उसमें भी गांधी के छत्र छाया की वजह से आजादी के पहले भी उनका एक विशेष महत्व था, लोकप्रिय थे सब। और उसके बाद वो चलते चले गए और वो कल्ट भी उनका डेवलप हुआ, जहां पर एक पार्टी होती है, व्यक्ति पूजा होती है, वो सब शुरू हो चुका। तो एक बात हो सकती है। पटेल की भूमिका देखिए मेरी किताब में पूरा पूरा बहुत विस्तार से है। पटेल के साथ दो बातें हमको समझ लेनी चाहिए। एक तो ये कि पटेल गांधी के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत मानते थे गांधी, नेहरू से बहुत ज्यादा मानते थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा पटेल का होल्ड रहा, नेहरू का नहीं। पटेल ही चलाते थे, पटेल ही सब करते थे, पटेल ही धन देखते थे, चुनाव लड़वाते थे, सब कुछ पटेल ने किया, संगठन करते थे, सब करते थे। और पटेल ने जो राज्यों का एकीकरण किया, वो बहुत बड़ा काम था। उसके लिए जो मजबूती पर्सनैलिटी में चाहिए थी, वो पटेल में थी। पार्टीशन का प्लान भी मेनन ने, जब वीपी मेनन ने पहली बार पटेल से डिस्कस किया और पटेल ने ग्रीन सिग्नल दिया, तब वो माउंटबेटन के पास गया और तब वो आगे बढ़ा। पार्टीशन जब हुआ और जो देश में बंटवारा भारत पाकिस्तान के बीच संपत्तियों का और चीजों का हुआ, उसके हेड भी पटेल थे। तो पटेल ने देश को बनाने में, खड़ा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वो उस तरह सामने नहीं दिखती कि किस तरह उन्होंने इन चीजों किया। पूरा आईएएस ऑफिसर की जो आज ढांचा है, वो भी पटेल ने पूरा खड़ा किया। पटेल ने देश को बनाने में अंदर 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 बहुत काम किया। अब पटेल के ऊपर एक जो इल्जाम है, जो इल्जाम कहें या इल्जाम शब्द ना कहें, आज पटेल का थोड़ा सा एक, हालांकि ये गलत है, मैंने अपनी किताब में इसको गलत साबित किया है। पटेल का सांप्रदायिक रुझान कोई नहीं था। वो दिखते थे, वो ऐसा लोगों ने निकाल लिया, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें, उन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की। बस उनका एक नजरिया बिल्कुल स्पष्ट था, जिसको शायद थोड़ा सा लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया कि अब पार्टीशन हो चुका है, मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिल गया, जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, अब जो यहां पर है वो यहां के नागरिक बनकर रहे। बस जैसे सब है, इतना ही उनका था, इसके आगे उनका एजेंडा कुछ नहीं था। गांधी की हत्या के बाद पटेल ने आरएसएस को बैन किया, हिंदू महासभा की कार्यकारिणी के बहुत से सदस्य गिरफ्तार किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को छोड़कर। और वास्तव में तो हिंदू महासभा उसके बाद खत्म ही हुई, जनसंघ बन गई और धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो गया। पटेल कांग्रेस के अंदर हिंदू मानसिकता की लॉबी को नियंत्रित करते थे, ये सच है। राजेंद्र प्रसाद उनकी पसंद के राष्ट्रपति थे, ये भी सच है। इतना चीजें हैं, लेकिन इससे आप बहुत ठोस नतीजा नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके साथ दूसरी चीजें भी बहुत सी हैं, दोनों को रख कर देखना पड़ेगा। ये तो यहां पर मैं, चूंकि हितेंद्र जी ने पूछा है तो थोड़ा सा मोटा मोटा बता रहा हूं, इन सबको देखना पड़ेगा। आप इतिहास में ऐसे सरलीकृत तरीके से कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, किसी एक घटना से, किसी एक चीज से ऐसा नहीं होता। लेकिन ये कुछ पक्ष है। लेकिन पटेल की सबसे बड़ी भूमिका है कि देश को खड़ा करना, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ढांचा जिसको कहते हैं खड़ा करना, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, वो चाहे आर्थिक हो, या पाकिस्तान के साथ हो, सारी चीजें बहुत बड़ी भूमिका है। तो पटेल अगर 1950 में उनकी मृत्यु ना हो, वो रह जाते और 2-4 साल, तो भारत की राजनीति में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होता, यह तय है। ये मैंने संकेत अपनी किताब में दिया है, ये मैं आगे कभी बोल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ये एक संकेत है।
जी। एक एक इसी बातचीत के क्रम में एक रोचक सवाल और आया है संजय कुमार जी का। संजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि 1938 और 39 के कांग्रेस अधिवेशन में जीतने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ने पर क्यों विवश किया गया? इसमें नेहरू और गांधी जी की क्या भूमिका थी? एक सहज जिज्ञासा। सुभाष चंद्र बोस को देश छोड़ने पर किसी ने विवश नहीं किया। कैसे विवश कर सकते थे कहीं? मतलब क्या अधिकारी थे, क्या बंदूक थी, विवश कैसे कर सकते थे? गांधी नेहरू कैसे विवश कर सकते थे कि देश छोड़ो? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो पूरी बातचीत मतलब इतिहास और राजनीति पे जा रही है, साहित्य पे भी बात नहीं कर रहा। पर ये एक ये एक एक आपको रोचक बात बताता हूँ, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से जब से आप इतिहास पर बात करने लगे हैं, इतिहास की बातें बताने लगे हैं, तब से दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ी है। तो इसका एक मतलब तो है, वो ये है कि ठीक बात है। हमारे हमारे पाठकों में, दर्शकों में, श्रोताओं में साहित्य से इतर चीजें जानने की जिज्ञासा बहुत गहरी है और उनके पास सामग्री का अभाव है। ये ठीक बातें बात है। मुझे नहीं, तो नहीं, साफ-साफ मैं दिखती समझता हूँ। देखिए, जो मेरी दूसरी किताब है भारतीय राजनीति के 2 आख्यान, उसमें 2 जी, आख्यान। एक आख्यान है गांधी, नेहरू, सुभाष और वामपंथ। जी, एक आख्यान है गांधी, नेहरू, सुभाष और वामपंथ। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की स्टडी है पूरी। कम्युनिस्ट पार्टी की है, ये उसकी भूमिका को समझना इस देश में बहुत ज़रूरी है। जी, हमारे बहुत से साथी श्रोता नहीं जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी से पहले कांग्रेस के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिज्म की बात करने वाले 2 युवा थे जो एक साथ आए थे, नेहरू और सुभाष, जिन्होंने कांग्रेस के अंदर वामपंथी विचारों की शुरुआत की, नींव डाला और गांधी से अगले कलकत्ता अधिवेशन में मुठभेड़ हुई। इसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है 5-6 साल बाद, 6 साल बाद, पूरी एक मार्क्सवादी विचारधारा समाजवादी की। कम्युनिस्ट पार्टी तब तक भारतीय राजनीति में नहीं थी। जेपी लोहिया, मसानी, अच्युत पटवर्धन ये सब थे जो इसमें थे। कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होती है छतरी की तरह, क्योंकि बैन थी, प्रतिबंधित थी, तो वो उसमें शामिल होती है। फिर इनके बीच टकराव बढ़ते हैं, ये बढ़ते हैं। तो सुभाष वामपंथी थे। अब मजेदार बात यह है कि कांग्रेस के अंदर, जैसा मैंने अभी पहले कहा, वामपंथियों से सबसे ज्यादा कोई चिढ़ता था, समाजवादियों से, वामपंथी जो भी कह लीजिए, वो पटेल थे। ये स्पष्ट घोषित था और एक बहुत बड़ा धड़ा कांग्रेस के अंदर इस प्रतिक्रियावादी, दक्षिणपंथी, पटेल समर्थक विचारधारा का था, हिंदूवादी रुझान का बहुत बड़ा वर्ग था। राजेंद्र प्रसाद थे और भी थे, कई लोग थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, बहुत नाम है। कई इसमें हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे, मालवीय जी रहे, तिलक रहे, सब रहे। तो वो एक बहुत साफ डिमार्केशन लाइन है। गांधी जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी और गांधी ने देखा कि ये नए युवक समाजवादी, मार्क्सवादी विचारधारा से भरे हुए आ रहे हैं और ये कुछ नया करना चाहते हैं, तो गांधी ने कहा मैं कांग्रेस की सदस्यता भी छोड़ता हूं और इनके लिए रास्ता खाली करता हूं। तो गांधी जी ने कांग्रेस की मेंबरशिप भी खत्म और इनको मंच दे दिया। नेहरू पहले अध्यक्ष बने कांग्रेस के समाजवादी, जो और फिर सुभाष बने। गांधी किनारे हुए, लेकिन इनकी टकराहट पटेल से और कांग्रेस के अंदर, जैसा मैंने कहा, संगठन पर पटेल का पूरा नियंत्रण हमेशा रहा, उनसे शुरू हुई। और ये पूरा नतीजा दो विचारधाराओं का टकराव था, जिससे नेहरू में इनको भी बड़ी दिक्कत हुई। जब नेहरू और पटेल की टकराहट हुई तो पटेल ने पूरी नेहरू की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिलवा दिया। नेहरू के हाथ पांव फूल गए। अध्यक्ष थे नेहरू, गांधी के पास गया, गांधी ने भी उनको थोड़ा सा ऊंच नीच दिखाई कि राजनीति ऐसे नहीं होती। खैर सुलह सफाई कराई, जो हुआ। फिर सुभाष बने। देखिए, सुभाष के साथ एक बात है, सुभाष हमारे बहुत बड़े नेता है, बहुत बड़े नायक है। सुभाष बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत योग्य व्यक्ति थे। जेल सबसे ज्यादा बार गए उस समय तक, कई बार गए। और सुभाष का फिर नेहरू से बहुत विवाद हुआ। उनका पत्र व्यवहार पढ़ने वाला है।
जब सुभाष की नीतियां कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ऐसी लगने लगी कि ये कांग्रेस का जो रास्ता है, हिटलर के उदय के साथ, बात समझिएगा, एक झुकाव थोड़ा सा हिंसक माध्यम की तरफ सुभाष का था, हो गया था। इस बात को पहचाना था कांग्रेस के अंदर कुछ लोगों ने, और कुछ बातों से कि ये दिक्कत करने वाले हैं, तो वो विचारधारा का टकराव था एक दल के अंदर, जिसमें थोड़ी चालाकी और होशियारी से सुभाष को बाहर कर दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफा सुभाष ने दे दिया। ऐसी स्थितियां हो गई कि सुभाष के लिए काम करना मुश्किल हो गया और वो छोड़कर चले गए। और फिर अंततः सुभाष गए हिटलर के पास, उस फासिस्ट फोर्स में शामिल हुए, उनके साथ शामिल हुए। वो जो एक आकलन पहले किया गया था, कहीं ना कहीं कुछ था। तो ये पूरी विचारधारा की लड़ाई है। इसको जो भी अगर व्यक्तिगत स्तर पर ले जा रहा है तो बहुत बड़ा अन्याय भारतीय इतिहास के साथ कर रहा है, गांधी, नेहरू, सुभाष, पटेल सबके साथ कर रहा है। इसको बहुत निर्लिप्तता से, तटस्थता से, विचारधारा के साथ देखिए। एक तरफ समाजवादी थे, एक तरफ कम्युनिस्ट थे, एक तरफ दक्षिणपंथी थे, एक तरफ फासिस्ट थे। कम्युनिस्ट पूरा पार्टी गवर्न हो रही थी कॉमिंटर्न और स्टालिन से, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंग्लैंड से। बहुत भयानक टकराव था। वो देश बना ही उसी में, वहीं पर पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 में आ रहा था, मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। इन सबके बीच संतुलन बनाए रखना देश के नेतृत्व का, और बातचीत से ही चीजों को जैसे तैसे करके निपटाना बहुत बड़ी बात है। आज के समय में तो बहुत बड़ी बात है। असहमतियों को स्वीकार करना, बहस करना, बात करना, तो ये सब उसकी परिणति थी जो धीरे 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 करते करते विभाजन और आजाद हिंद फौज और विश्व युद्ध सब तक पहुंची। यह जी, फिर से थोड़ा सा साहित्य की तरफ चलते हैं। दो सवाल नहीं, सवाल तो एक ही, एक छोटी सी टिप्पणी है। आशीष कुमार का एक सवाल आया है, मीना कुमारी पर जो लेख आपने लिखा, उस लेख के पीछे मीना कुमारी की किस फिल्म ने आपको प्रभावित किया? और मीना बुद्धि राजा जी, जो कि बहुत अच्छी अच्छी समीक्षाएं लिखती हैं, उन्होंने बस ये एक शुभकामना जैसी टिप्पणी की है कि मीना कुमारी पर भी आपने बहुत अच्छा लिखा था। तो इस पर अगर आप मीना कुमारी वाली बात पर कुछ कहें तो अच्छा है। देखिए, मीना कुमारी की तो मैंने शायद सभी फिल्में देखी हूं, और मीना कुमारी का प्रभाव बहुत शुरू से मेरे मन में था। वो कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, मैंने उसमें लिखा है, विस्तार से लिखा है। और ये एक बड़ा अजीब सी स्थिति है। देखिए, हिंदी फिल्म सिनेमा में कभी इस पर विचार करिए। अपनी जाती जिंदगी में जो मीना कुमारी थी, और मीना कुमारी जो पर्दे पर अभिनय करती थी, जो चरित्र जीती थी, दोनों में उत्तर दक्षिण का फर्क। हाँ, जाती जिंदगी में वो शराब पीती थी, उनके कुछ दोस्त थे, वो मुसलमान थी। चरित्र में वो एक पक्की हिंदू गृहिणी बनती हैं, पतिव्रता स्त्री बनती हैं, सारे धर्म कर्म पूजा पाठ करती हैं, आदर्श बहन है, आदर्श माँ है, आदर्श पत्नी है। तो वो छवि जो उन्होंने बनाई अपनी फिल्म, वो इतनी बड़ी छवि बन गई। तो उसमें है, और मीना कुमारी देखिए बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। उनके जैसे वो दिल अपना और प्रीत पराई का वो गाना जो है, अजीब दास्तां है ये, हाँ, हाँ, उस समय सब लड़कियां गाती थी। जो 70 के दशक में, मतलब कोई आप घरेलू महफिल में बैठिए तो मीना कुमारी का ये गाना आता था, और हर लड़के सही की बात। इच्छा मीना कुमारी बनने की होती थी। अंग्रेजी उस वक्त गौन विद्यापीठ में स्कारलेट ओहारा की होती थी, उधर इंग्लिश मीडियम में पढ़ने की वो हमारी नायिका है। और जो साहबी गुलाम में मीना कुमारी का वो गाना है, न जाओ सैया, वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस है पल्लव जी, वर्ल्ड क्लास। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देख लीजिए, वो जो एक शराब का सुरूर, और वो जो जो मतलब अद्भुत है। हमको मीना कुमारी की जाती जिंदगी की ट्रेजेडी भी बहुत बहुत आकर्षित करती थी। और उनका वो हमने जो एलपी सुना, आई राइट आई रिसाइट, अगर हमारे दोस्तों ने ना सुना हो तो उसको जरूर सुने, उनकी अपनी आवाज में जरूर सुने।
वो जो आवाज है उनकी, शोला सा लपक जाए आवाज तो देखो। शोला तो नहीं लपकता था, लेकिन वो है मीना कुमारी का बिल्कुल, मतलब। बिल्कुल। हाँ, पीयूष जी का एक सवाल और है, वो ये है कि आप गिरिराज किशोर जी के बहुत नज़दीक रहे, क्या पहला गिरमिटिया की रचना प्रक्रिया पर कुछ बता सकेंगे? क्या पूछना चाहते हैं बताइए, पहला गिरमिटिया की रचना बस यही इतना ही सवाल है। मेरा ख्याल है पहला गिरमिटिया जो अब धीरे-धीरे हम लोगों के मतलब एक तरह से हमारे सामने एक किताब आई और अब वो एक महाकाव्य की तरह या एक बड़ी किताब की तरह हिंदी में प्रतिष्ठित हुई है। तो लोगों की दिलचस्पी होती है कि ऐसी किताबों के बारे में थोड़ा जाना जाए। किताब तो पढ़ ली आपने लेकिन उसके बिहाइंड द बुक। नहीं, गांधी जी का गिरिराज जी के जीवन पर बहुत असर था, बहुत ज्यादा था। और गांधी पर गिरिराज जी के उपन्यास लिखने में पहले पहले गिरमिटिया वाली धारणा नहीं थी। गांधी को कहाँ से उठाएं, कहाँ से लिखें, ये एक बात थी। तो हमारी उनसे उन दिनों बात हुई थी। तो मुझे जो गांधी का जीवन आकर्षित करता है सबसे ज्यादा, तो मैंने कहा भाई साहब, आगा खां पैलेस में कस्तूरबा की मृत्यु होती है, वहां से उठाइए। गांधी, महादेव भाई मरते हैं, कस्तूरबा मरती हैं, गांधी के जीवन में एक तरह से बहुत बड़ा खालीपन और अकेलापन आता है। राजनीति में भी गांधी हाशिए पर आ जाते हैं। वो बाहर निकलते हैं आगा खां पैलेस में, और गोली मारने पर उनकी जीवन खत्म होता है। वो आप 2.5-3 साल का समय गांधी का लीजिए, वो असली गांधी उसमें है। वो सबसे दारुण, सबसे कारुणिक नोआखाली की पगडंडियों पर घूम रहा है, कलकत्ता में घूम रहा है, और देश का बंटवारा हो रहा है। कोई 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 उनकी बात नहीं सुन रहा, कोई कोई कुछ नहीं कर रहा। तो गिरिराज जी बोले यार वो हम लिख नहीं पाएंगे, वो बहुत भारी है। फिर उन्होंने देखा समझा तो उन्होंने साउथ अफ्रीका पर विचार किया कि इसको लिखते हैं। तो ऐसे ये बहुत कठिन है, कैसे करेंगे भाई, ये तो मतलब जाना देखना करना, लेकिन उन्होंने सब किया। हमने बाद में उनसे एक आध बार कहा, जब जोर दिया इस पर कि इस पर लिखिए, तो उन्होंने एक बार हमसे कहा कि साउथ अफ्रीका पर मैं लिख रहा हूँ, इस पर तुम लिखना। वो बात में उनकी खुला कर दी कि गांधी के जीवन पर तुम लिखना। देखिए, कभी शक्ति रही, सामर्थ्य रही, तो गांधी का जीवन कोई भी उसको उठाए, मैं लिखूं ना लिखूं, कोई भी रचनाकार गांधी को जीवन को एक बार उठाए और देखिए, वो जो विराट मानव है जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं, वो उस 2.5-3 साल में है। कैसे धीरे 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 एक आदमी अकेला होता हुआ, हाशिए पर जाता हुआ, सब कुछ देख रहा है। तो पहला गिरमिटिया पिताजी ने लिखी, गए, बहुत बहुत काम, बहुत मेहनत की। और साउथ अफ्रीका भी गए गांधी, गुजरात भी गए, सब देखा उन्होंने। उन्होंने मुझको पढ़ाया भी था, पांडुलिपि उसकी पढ़ाई थी, मैंने पढ़ी थी। कुछ बातें जो समझ में आई उस वक्त नहीं, कुछ टेक्निकल गलती थी, कुछ थी, लेकिन बहुत निष्ठा से गिरिराज जी ने काम किया। गिरिराज जी 3-4 घंटे रोज लिखते थे, ये तय था। इतना बड़ा काम करने के लिए बहुत अनुशासन चाहिए, तो वो था उनमें। और फिर जब वो पहला गिरमिटिया उन्होंने लिख ली, तो मैंने उनसे कई बार कहा भाई साहब अब ये हैंगओवर छोड़िए, लेकिन गांधी का हैंगओवर भी गया नहीं मुझे। मैंने कहा आपने वो उपन्यास लिखा, वो खत्म हो, अब आप गांधीवाद के प्रचारक नहीं। कई बार मई जून की गर्मियों में ऐसा हुआ कि मैं चला गया उनके घर, अकेले बैठे थे, हम भी बैठे थे, कोई नहीं था, उनकी पत्नी कहीं गई थी, हम गिरिराज जी बाहर लू में, आंगन छोटा सा था, वहां बैठे थे। उनकी आंख से भी आंसू बह रहे हैं, मेरी आंख से भी बह रहे हैं। या तो गांधी की बात हो रही है, या निराला की, पंत की कोई बात हो रही है। और हम लोग जब ऐसे बातें करते थे, तो गांधी की बात करते ही 2 मिनट लगते थे, आंसू आने लगते थे। इस हद तक गिरिराज जी का, गांधी फिल्म देखिए, देखते थे तो बैठे हैं, वो बहुत ज्यादा गांधीमय हो गए थे, अभिभूत थे। लेकिन फिर उन्होंने कस्तूरबा गांधी पर लिखी, वो क्रम उनका बना रहा, तो वो भी एक काम था बड़ा, तो किया उन्होंने गिरिराज जी ने। तो ये है एक मोटा सा उनका रचना।
पहले तो मैं भी कहूँगा ये कि जो आपने बात कही कि अगर सामर्थ्य रही तो गांधी पर कुछ लिखने का आपका मन है, तो उसके लिए मैं कहूँगा आमीन, ऐसा हो, हम सब लोग इंतज़ार करेंगे। और 2 सवाल पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, साहित्यिक पत्रकारिता से। पहला है कामेश्वर प्रसाद सिंह जी का, जो चौपाल के संपादक हैं। उन्होंने लिखा है, साहित्यिक पत्रिका के संपादन और प्रकाशन के क्या अनुभव रहे? क्या आप संतुष्ट हैं? किस बात से संतुष्ट है? मतलब अपने इस पत्रिका के प्रकाशन के काम से संतुष्ट हैं, इस पत्रिका से संतुष्ट हैं। देखिए, साहित्य पत्रिका में भी एक हिस्सा लघु पत्रिका का अलग कर दीजिए, इसको स्पष्ट कर लीजिए। बिल्कुल। मैं साहित्य पत्रिका नहीं निकालता, मैं एक लघु पत्रिका निकालता। लघु पत्रिका और साहित्य पत्रिका में क्या फर्क है? वो पत्रिकाएं लघु पत्रिका नहीं है जो मासिक निकलती हैं, जो स्टाफ रखती हैं, जिनके पास सेल का नेटवर्क है, विज्ञापन का नेटवर्क है, जिनकी आजीविका उससे चलती है, वो पत्रिकाएं साहित्यिक पत्रिकाएं होंगी, वो लघु पत्रिका नहीं। मेरा अनुभव लघु ठीक है, पत्रिका। ठीक बात है। आकार कोई विज्ञापन नहीं लेता। हम लघु पत्रिका का जो संघर्ष है वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और छोटी सी हमारी एक पत्रिका का अपना एक स्वरूप है, एक स्तर है, एक बातचीत है। तो संतुष्टि और कठिनाई हर तरह की, चाहे वो छपाई हो, चाहे कागज हो, चाहे सर्कुलेशन हो, चाहे लोगों तक पहुंचना हो, रचना लेना हो। लघु पत्रिकाओं को रचना देने से बचते हैं लोग। हम लोग भी लिखते थे तो चाहते थे धर्मयुक्त सारिका में छप जाए भाई, सर्कुलेशन हो, लोग पढ़ें, और लघु पत्रिका में ना छपे। कितने लोग पढ़ते हैं वाला, तो सब संकट अपनी जगह है, लेकिन ये मिशन की तरह काम होता है। जब लघु पत्रिका कोई निकालता है, आप भी निकालते हैं, बहुत से लोग अभी भी निकाल रहे हैं, वो मिशन की तरह करते हैं कि ये करना है। तो संतोष इस बात का होता है, संतुष्टि इस बात की होती है कि हम जो चाहते हैं हम वो कर रहे हैं, और अपनी इच्छा से, अपनी समझ से कर रहे हैं। इस बात की पूरी संतुष्टि है, कोई दबाव नहीं है, कुछ नहीं है किसी तरह का। और कठिनाई और संकट तो आते हैं, लेकिन वो हमको लगता है कि वो जो एक शेर है कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई वाला, तो धीरे धीरे फिर वो कोई बहुत अब समस्या नहीं लगती है। और ये भी सच है कि आप जब एक अच्छा काम शुरू करते हैं तो साथी मिलते जाते हैं, हम सफर मिलते जाते हैं, कारवां बढ़ता जाता है। ये आकार के साथ भी हुआ और संगठन, ये दोनों में हमने देखा। तो हमें रचनाकारों का खूब सहयोग मिलता है, सब मिलता है। आप देखते हैं पत्रिका में हमारे पास रचनाकार हैं, सब है। तो चल रहा है, चलेगा जब तक संभव है, और इसको हम और बेहतर करेंगे, बेहतर रूप से करेंगे। ये है। जी। दूसरा सवाल है ऋचा वर्मा जी का। ऋचा जी पूछ रही हैं कि आपको चाँद और माधुरी की सामग्री को पुनर्प्रकाशित करने का विचार कैसे आया? कर्मेंदु शिशिर जी ने इस संयोजन को ठीक नहीं बताया था। तो ये सवाल है इनका। संयोजन में क्या ठीक नहीं था, ये मुझे नहीं पता क्या कहा उन्होंने। हो सकता है गड़बड़ हो। विचार कैसे आया, ये इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ। जी, जी, जी। विचार मुझे को इस तरह आया कि ये पत्रिकाएं मेरे पास पड़ी थी करीब 35 साल 40 साल से। ये मुझे मिल गई थी। मैं फिरोजाबाद एक बार गया था, तो ये शायद पहले बनारसी दास चतुर्वेदी जी के पास रही होंगी, वहां से फिर जहां गई, वहां से फिर मुझे मिली, तो मैं इसे उठा लाया था। तो ये मेरे पास रही 35-40 साल। तो मैं इसको जब जब तक देखता था तो इसमें मुझे कुछ बहुत सी चीजें ऐसी लगती थी कि वो सामग्री बचनी चाहिए, वो नष्ट नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी सुरक्षित हो जाए। तो इसमें से मैंने वही चीज ली है जो मुझे लगता है कि ये सुरक्षित होनी चाहिए। तो मैंने जैसे संपादकीय हैं, लेख हैं, कहानियां हैं, स्तंभ हैं, दुबे जी की चिट्ठी वगैरह है, या जो इस तरह की चीजें हैं जो एक इतिहास बनाती हैं साहित्यिक पत्रकारिता का, चांद माधुरी का, उसको एक जगह संकलित करके सुरक्षित कर दिया पुस्तक रूप में। बस इतना ही किया, और कुछ नहीं किया। मतलब मैं उसमें कोई दावा नहीं कर रहा, सिर्फ ये जो अन्यथा शायद मेरे पास मुझे रखने में दिक्कत हो रही थी, सीलन थी, दीमक थी, मुझे लगा मैं क्या करूं, किसको दूं,
लाइब्रेरी में भी वही होता जो मेरे पास होता। तो मुझे लगा नहीं, इसको कुछ करते हैं, तो उसके लिए मेहनत की, 2-3 साल लगे, श्रम लगा, सब हुआ, खर्चा हुआ, सब हुआ, लेकिन उसको सुरक्षित कर दिया गया है और अब वो सुरक्षित है। वो सामग्री जितनी मेरी समझ में आई। अब वो संयोजन में गलती शायद कर्मेंदु जी इस तरह कह सकते हैं कि एक कर्मेंदु जी ने तो काम बहुत किया है। उनको लगता होगा कि बहुत सी और चीज़ें इसमें जोड़ी जा रही हैं, वो मैं काम नहीं कर रहा। मेरा काम वो नहीं था कि मैं साहित्यिक पत्रकारिता पर कुछ कर रहा। मैं सिर्फ़ उसको सुरक्षित कर रहा था, वो मैंने। जैसे मेरे पास मॉडर्न उसकी जो 1922-24 में इंग्लिश में निकलती थी, उसके अंक हैं मेरे पास। वो सब नष्ट हो जाएँगे, 100 साल हो रहे हैं। बहुत से अंक हैं, वो सुरक्षित होने चाहिए। नष्ट हो जाएँगे। मैं चाहता हूँ कोई अंग्रेजी का प्रकाशक उसको चाहे तो मैं करवा सकता हूँ, मैं सामग्री दे सकता हूँ, कर सकता हूँ। उसमें ओरिजिनल लेख हैं नेहरू के, रवीन्द्रनाथ के, बहुत चीज़ें। वो तो सबसे बड़ी पत्रिका उस समय की दूरदर्शन की। वो भी मेरे पास है। सरस्वती के हैं, वो भी नष्ट हो जाएँगे, अगर सुरक्षित नहीं हुए हैं तो। ये काम विश्वविद्यालयों का है, संस्थाओं का है, कोई नहीं कर रहा है। तो मेरे ऐसा अदना आदमी सामर्थ्यवर्ती कर दिया, बस इतना ही है और इसके आगे कुछ नहीं। बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने आज तक इन पत्रिकाओं को देखा भी नहीं है, कम से कम अगर किसी भी स्वरूप में ये कहना चाहिए कि उस थाती का अगर एक थोड़ा-सा अंश भी हमको मिल सके तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि इस तरह के काम होने चाहिए। 10 लोग करें, क्या दिक्कत है? आपने अपने हिसाब से किया, आपको जो ठीक लगा आपने किया। कर्मेंदु जी अपने हिसाब से करें। हमें तो और बढ़िया है कि सामग्री को विभिन्न प्रकार से देखने को और पढ़ने को मिलेगी, अच्छी बात है, ये तो स्वागत योग्य बात है। तो बहरहाल 1-2 सवाल और हैं। एक सवाल है अजित कुमार जी का। अजित कुमार जी भी पीएचडी कर रहे हैं और गुजरात में रहते हैं। उनका सवाल है कि एक इतिहासवेत्ता के लिए साहित्यिक कृति लिखते हुए किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सावधानियाँ बरतनी चाहिए। हाँ, मतलब मेरा नहीं, इनका आशय शायद ये रहा होगा कि एक एक व्यक्ति जो कि इतिहास बहुत जानता है, अगर वो साहित्य की रचना लिखता है, कहानी उपन्यास लिखता है, तो उसको कहीं ये ना हो कि इतिहासकार हावी हो जाए, शायद इसके पीछे ये भावना रही हो। ये बात जो है इसकी बिल्कुल उल्टी है। जी, अगर आप अच्छे साहित्यकार होना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है आप अपना इतिहास जानें। अगर नहीं जानते तो आप हो नहीं सकते। अब मैं नाम हिंदी में नहीं लूँगा, लेकिन हमारे कुछ बहुत बड़े लेखक जिनके पीछे इतिहास, समाज, राजनीति, समय की समझ नहीं है, वो रचनाओं में वो जान नहीं आती और विश्व स्तर पर आप कभी स्वीकृत नहीं होंगे, अगर आप केवल लिखते हैं। आप देखिए कुछ दुनिया की बड़ी किताबें देखिए। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कि इतिहास और साहित्य 2 अलग चीज़ें नहीं हैं। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आप इतिहास नहीं लिख सकते, अगर आप उस समय का साहित्य नहीं जानते, लोक नहीं जानते, लोकगीत नहीं जानते, लोग क्या सोच रहे थे, कैसे बात करते थे, क्या लिख रहे थे, तो आप इतिहास में उस तरह नहीं बैठ रमा पाएँगे। और आप साहित्य नहीं लिख पाएँगे अगर आप उस समय की संरचनाओं को अपने देश की, अपने समय की नहीं जानते। देखिए ये बड़ा, जैसे मैंने बिल्कुल शुरू में कहा, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना जटिल, मैं जटिल शब्द जो बोल रहा था उसमें ये भी शामिल है। जैसे ही आप इतिहास लाएँगे, आपकी रचना जटिल हो जाएगी। क्या वैशाली की नगर वधू सरल है क्या? प्रेम रक्षामा सरल हो सकती है। मार्केस सरल हो सकते हैं क्या? तो साहित्यिक विमर्श है पूरा, यूलिसीज सरल है क्या? वॉर एंड पीस लिख सकते हैं आप? झूठा सच लिख सकते हैं? 4 खंडों में कलकत्ता लिखा है विमल मित्र ने। इतिहास नहीं जानते तो क्या खरीदी कौड़ियों के मोल और बेगम मेरी विश्वास, ये सब हो सकता है क्या? ये जो एक बैठे मेज कुर्सी पर एक कहानी लिख दी और पत्रिका में भेज दी और छप गई और
आधे घंटे के अंदर तूफान मच गया। ये सब भाई कलाबाजी है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ रखा नहीं है। साहित्य जटिल होना चाहिए, दम निकल जाना चाहिए साहित्य पढ़ने और समझने में। खेल नहीं है, खाला काकर नहीं है। इसमें इतिहास है, समय है, राजनीति है, कल्पना है, भाषा है, बिंब है, प्रतीक है, फॉर्म है। ये सब मिलकर साहित्य बनता है और एक कहानी बनती है और कविता की 2 पंक्ति बनती है। हाल तुझसे होड़ है मेरी, ये सरल पंक्ति नहीं है, बहुत जटिल पंक्ति है। दूर बैठा गुबार मीर उससे, इश्क बिन ये अदब नहीं आता। बहुत जटिल पंक्ति है, सरल पंक्ति नहीं है। तो साहित्य, अगर इतिहास का बैकग्राउंड हो तो आप निश्चित अच्छे साहित्यकार हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। माफ करिएगा, मुझे थोड़ी सी दिक्कत जहां होती है, इतिहास बोध कहानियों में, उपन्यासों में, प्रेमचंद जी में नहीं दिखेगा। क्षेत्रीयता एक खास क्षेत्र की आंचलिकता है, उसका जीवन है, सुख दुख है, यथार्थ सब है, इतिहास बोध नहीं है। राहुल में दिखेगा, रांगे राघव की आप लोग बात नहीं करते, उसके ऐसा महायात्रा उपन्यास तो हिंदी में कोई लिख ही नहीं सकता। कलेजा नहीं है किसी के पास, आज भी नहीं लिख सकता। हमारे बहुत से मित्रों ने नाम भी नहीं सुना। 1000 पन्ने हैं क्राउन साइज के। देखिए इतिहास और साहित्य कैसे मिलता है। तो इस साहित्य का मामला आसान नहीं है, इतिहास का मामला आसान नहीं है, जीवन आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। जो सरलता ढूंढ रहे हैं वो दूसरी जगह जाएं। बहुत कुछ है जहां पर बहुत चीजें सरल है, वहां जाएं और वहां उनको सब मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। ठीक बात है। एक और सवाल इनका है, वर्तमान समय में साहित्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? ये सवाल है क्या? क्या फिर बोलिए, मिस कर दिया। साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? ये तो वास्तव में कठिन सवाल है। साहित्य की मुझे लगता है आशय ये होगा कि साहित्य के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, वो टाइप करने में या लिखने में, ऐसा इन्होंने लिख दिया। देखिए, आज अगर आज की बात करें तो साहित्य के सामने आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो अपने को बचाए रखने की है। आज बिल्कुल आज, मतलब 1 नवंबर 2020 की बात करें तो साहित्य को अपने को बचाए रखना इस सेंस में कि कोई खत्म नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन संकट है उसके ऊपर और उससे लड़ना ज्यादा पड़ेगा। प्रतिबद्धता ज्यादा चाहिए, अपने लेखन पर विश्वास ज्यादा चाहिए, समझ ज्यादा चाहिए। शायद वो कमतर होती जा रही है, शायद सामाजिक स्थितियां, राजनीतिक, भौतिक, आर्थिक स्थितियां स्पेस इसका ना दे, तकनीक इसका स्पेस ना दे, लेकिन बचाना तो पड़ेगा। ये चुनौती बहुत बड़ी है। और अच्छा साहित्य, मतलब साहित्य पाठक के पास पहुंचकर भी बचा रहे। ठीक, उसके पास पहुंचा और वो उसने भुला दिया, खो दिया तो खत्म। उसके पास पहुंचकर बचा रहे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा 1984 उपन्यास पढ़ा जा रहा है। तब का लिखा हुआ 48 का उपन्यास आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रासंगिक। तो साहित्य बचा रहे, वो बाकी सब काम कर लेगा। बाकी उसको जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाएगा, जहां पैठ बनानी है वहां बना लेगा। लिखते रहें, पढ़ते रहें, विश्वास रखें और ये समझें कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। छप रहे हैं, ये बड़ा काम नहीं है।
पुरस्कार मिल रहा है ये बड़ा काम नहीं है, चर्चा कोई कर रहा है ये बड़ा काम नहीं है, 73 आलोचना निकल गई ये बड़ा काम नहीं है, किसी समिति में आ गए ये बड़ा काम नहीं है। ये तो रोज हुआ करता है। वो बड़ा काम साहित्य से जुड़ा जो है वो पता होता है हर एक को। खूब अच्छा पढ़िए, खूब लिखिए और बचाए रखिए, बाकी सब जीत हो जाएगी, चिंता ना करिए। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। अब समापन की तरफ बढ़ते हुए बस 2 सवाल और लूंगा मैं। बहुत प्रेमलता 1.5 घंटा हो गया आपको बोलते हुए। प्रेमलता डोगरा जी का सवाल है, पहले की बनिस्बत आज बच्चों की पुस्तकों को पढ़ने में रुचि निरंतर कम होती जा रही है। उनकी अभिरुचि को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो मुझे लगता है इस बात को हमको जोड़ना चाहिए, मुझे जोड़ देना चाहिए कि चकमक और साइकिल के लिए आप जो काम कर रहे हैं, इसलिए आपसे ये सवाल पूछना बिल्कुल संगत है। जरूरी सवाल। देखिए, मैं इधर 2 साल से बच्चों के लिए ही मुख्य काम कर रहा हूँ। मैं कहानियां लिख रहा हूँ, मैं उपन्यास लिख रहा हूँ। प्रेमलता जी का अंदाजा थोड़ा गलत है। मैं आपको बताऊं, पल्लव जी, कल ही सुशील ने मुझको बताया, एक तारा बोले की 7,000 कॉपी छपी थी जी। सब खत्म हो गई, सेकेंड एडिशन छप रहा है। कोई सरकारी खरीद नहीं, कोई घूस नहीं, कुछ नहीं। इतना बच्चों की किताबें माँ बाप खरीदते हैं। एक तारा बोले की सेल देखिए, उनकी किताबें देखिए, वो एक क्रांति है बच्चों के साहित्य। उनकी वेबसाइट खोलकर देखिए कैसी किताबें उसने हिंदी के हर बड़े लेखक से लिखवाया है बच्चों के बहुत लिए। सुंदर किताबें छापी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन है, क्या चीज है। वरुण बहुत ग्रोवर भी लिख बढ़िया। रहे हैं, अजगर वजाहत भी लिख रहे हैं, नरेश सक्सेना, राजेश जोशी सब लिख रहे हैं। और मैंने अभी अरुण कमल जी की किताब मंगवाई है और वो मैं तो उसको पढ़ पढ़ के मुदित होता हूँ। वरुण कंवल लिख रहे हैं, तो बच्चों के साहित्य पर तो बहुत काम हो रहा है। देखिए, बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी की गई। तो मछली जल की हैरानी, जीवन इसका है पानी, यही सब पढ़ाते रहे आप। चुन चुन क्या आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। आज 5 साल का बच्चा क्या जानता है, पहले ये तो समझ लीजिए। क्या जानना चाहता है ये तो समझ लीजिए। उसको जीवन के पास लाइए। और अगर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती उनके माँ बाप की है। बच्चे बेचारे क्या गलती, आप खुद पढ़ते हैं? आपने ढूंढ कर 3 किताब दी अपने बच्चे को कि बेटा ये पढ़ो? मैं मान ही नहीं सकता बच्चा किताब नहीं पढ़ेगा अगर किताब अच्छी होगी। आप ही उसको मोबाइल और वो पकड़ा देंगे कि खेलो और ये करो, तो वो किताब नहीं पढ़ता है। गलत बिल्कुल इंप्रेशन है, बिल्कुल गलत बात है, इसको ठीक करें। आप इसको देखें, खूब लिखा जा रहा है, खूब पढ़ा जा रहा है। बच्चों की दुनिया, उसकी किताबें, उसकी सेल बहुत है। और बच्चे जो करते हैं उसकी सारी जिम्मेदारी माँ पूरी 100% वो जिम्मेदार है। अगर बच्चे नहीं पढ़ते, और फिर उसके बाद टीचर जो स्कूल में उनको पढ़ाते हैं। एक तो ये तो, और एक सवाल और ले लेता हूँ। विष्णु कुमार शर्मा जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि 1947 का विभाजन, सिख नरसंहार व बाबरी विध्वंस का जिक्र बार बार किया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आपकी लेखनी खामोश क्यों है? मैंने कहा जिक्र किया है 1947 के नरसंहार? बाबरी मस्जिद कहां से आई? नहीं, मैं समझा नहीं। 1947 का विभाजन, सिख हाँ, नरसंहार व बाबरी विध्वंस का जिक्र बार बार किया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आपकी लेखनी खामोश क्यों है? देखिए, पहली बात, मैंने सिख नरसंहार पर 2 लाइन नहीं लिखी और बाबरी मस्जिद पर 2 लाइन नहीं लिखी। गलत बोल रहे हैं। मैंने बताया वे वहां कह दें 1990 में लिख दिया था, ठीक है, नहीं लिखा है। और सिख नरसंहार पर भी मैंने नहीं लिखा है। और दुनिया में कहीं कोई नरसंहार, कश्मीरी पंडित हो, फिलिस्तीनी हो, सिख हो, कहीं हो, कहीं भी मनुष्य की गरिमा, मनुष्य की स्वतंत्रता, मनुष्य का जीवन, मनुष्य के सम्मान पर हमला हो रहा है, वो पूरी तरह गलत है। मैं उस मनुष्य के पक्ष में खड़ा हूं जो पीड़ित है। वो चाहे कश्मीर का हो, चाहे फिलिस्तीन का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे कहीं का हो, दुनिया का मनुष्य है। मैंने कोई सिख नरसंहार पर कुछ नहीं लिखा। मैं बचता हूं इन विषयों से। मैं इसलिए इन पर नहीं जाता कि ये विषय बड़ी दूसरी जगह से जन्म लेते हैं। ये ना तो साहित्य के विषय है, ना ये इतिहास के विषय।
मुझे उस पर कुछ काम करना हो तो बात दूसरी है, स्पेसिफिकली करना हो। हमारे कानपुर में 1984 में बहुत सिख मारे गए, 76 सिखों का कत्ल हुआ। दिल्ली के बाद दूसरा नंबर कानपुर था। मैंने एक शब्द नहीं लिखा है कहीं। ये विषय, ये चीज मतलब सोच कर इसको लिखने के लिए मतलब बड़ा कलेजा चाहिए भाई। मैं तो हिल जाता हूँ देखकर कि कोई 5 साल के बच्चे के साथ कुछ कर रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है। मैं मतलब मेरी कल्पना के बाहर। ये सवाल गलत है। इसका असल में आधार वो है। इस सवाल का उद्देश्य मुझे ऐसा लगता है, वो ये है कि एक तो आपको भी ये प्रगतिशील मानते हैं, ऐसा इनके सवाल से मैं मान लेता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। प्रगतिशील तो और है वो ये एक ये जैसे हमारे यहाँ का मतलब राजस्थान का मैं किस्सा बताता हूँ आपको। आपने थोड़ी सी भी पढ़े लिखों जैसी बात कर दी जो कि आप करेंगे, तो आपको लोग तुरंत पूछेंगे कि जेएनयू से आए हो क्या? तो ये मान के चलते हैं कि सारा पढ़ाई लिखाई का काम जेएनयू वाले ही करते हैं। दूसरा, अगर आपने थोड़ा सा भी कांग्रेस या भाजपा या प्रचलित सोचने के ढंग से अलग कोई बात कर दी तो तुरंत आपको कम्युनिस्ट समझेंगे। तो बहरहाल ये सीमा यही है इस सवाल की। हाँ, वो आखिरी सवाल, वो दिशा दिशा गलत है। जी जी जी, आखिरी सवाल रूपा सिंह जी का है। रूपा सिंह जी कहानियां लिखती हैं, आप परिचित हैं उनके नाम से। तो वो एक तो आपके इतिहास ग्रंथों के बारे में जानना चाहती हैं, जो कि मेरे ख्याल से ऊपर की बातचीत में आ चुका है। लेकिन जो एक दूसरा हिस्सा है उनके सवाल का, वो ये है कि अब आपकी लेखनी से क्या नया आने वाला है, उसको लेकर उत्सुक हैं। तो आप कुछ बताएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, मैं 5 किताबों पर एक साथ काम कर रहा हूँ। मैंने जीवन में इतना काम कभी जो अब कर रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया, वो दूसरा भाग उसका लिख रहा हूँ, आपातकाल, इमरजेंसी, जेपी वगैरह हो। और दूसरा, मैंने इकतारा में 5 किताबों का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो मैं बच्चों के लिए मुझे 3 साल के अंदर लिखनी है। तो एक उसमें कहानी संग्रह है, उपन्यास है, इतिहास की, वो काम कर रहा हूँ। और 2 नई किताब मैंने इधर शुरू की हैं जो आकार छापे हैं। आप भी सुनेंगे, दिलचस्प चीज है, आपको भी आनंद आएगा। ये अभी की, ये इधर का डेवलपमेंट है। ये हुआ ये कि मैं जब गिरिराज जी के बाद, मृत्यु के बाद गया, किताबें उनकी चिट्ठी कागज सब देखने, तो मैं उनकी सारी फाइलें कागज से उठा ला। तो पत्रों की फाइलें थी, करीब 1500 पत्र थे। तो मैंने उनको पलटा, देखा तो 64-65 से लेकर थे, बड़ी बुरी स्थिति में। तो पढ़ता गया, देखता गया, तो वही जैसे चांद माधुरी में हुआ। मुझको लगा इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक इतिहासकार की तरह निकाली जाए तो कुछ चीजें निकलती हैं हिंदी लेखकों की। और मैंने ध्यान से देखा, बारीकी से देखा, तो मुझे लगा कि इसमें हिंदी साहित्य का एक ऐसा इतिहास लिखा जा सकता है। रचनाओं के बाहर रचनाकार, खतों के आईने में। हम निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन और दूरदास सिंह को रचनाओं से तो जानते हैं। उन रचनाओं के बाहर वो क्या है, ये हम नहीं जानते। ये उनके खत क्या बताते हैं। उन खतों से अगर हम एक जीवन और उनके सुख दुख, जो कुछ भी महत्वाकांक्षाएं, झगड़े, ईर्ष्या, वो निकलता है। मैंने उस तरह देखना शुरू किया, काम करना शुरू किया। तो मुझे लगा ये एक 2-3 खंड का मसाला है। इसमें टिप्पणी, संदर्भ, प्रसंग देकर और एक अच्छी सी भूमिका देकर सब जोड़ जाड़ कर बनाए तो एक 50 साल का एक ऐसा इतिहास बनेगा जिसमें हिंदी साहित्य का एकेडमिक कुछ नहीं होगा, साहित्यिक कुछ नहीं होगा, लेखक के जीवन होंगे। 200-300 लेखक हैं जिनकी जीवन की कुछ बड़ी अंतरंग बातें आएंगी। क्योंकि मैं जानता हूं कार्य काफी प्रसंग टिप्पणी के साथ आई। ऐसे ही इसके बाद मैंने एक दिन ज्ञानरंजन जी से बात की, इसी सिलसिले में उनकी चिट्ठियां दी। तो मैंने उनसे निजता का सवाल उठाया कि भाई साहब, ये आपकी भी चिट्ठी पढ़ रहा हूं तो एक संकट पड़ गया है कि लेखक की निजता क्या होती है। मुझे मतलब जब मैं पत्र पढ़ रहा हूं तो क्या मुझे छापना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। निजता खत्म हो जाएगी। ये तो बड़े कुछ मामले ऐसे हैं जो कि मुझे सोचना पड़ेगा। बोले यार, ये निजता लेखक की क्या होती, कुछ नहीं होती। मैं भी यही सोचता हूँ कि लेखक का निजता क्या होती, कम से कम विदेश में तो नहीं होती। वहां तो ये लेखक का सब कुछ, एक एक शब्द, एक एक चीज आदमी जानता है। बोले नहीं, निजता कुछ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं। हमारी उनकी बात।
तो बोले यार 4000 पत्र मेरे पास भी हैं। मैंने कहा भाई साहब 4000 पत्र आपके पास हैं तो आपकी तो दुनिया और बड़ी है। पहल है, प्रलेस है, सब वैचारिक बौद्धिक बहसें हैं, बहुत बड़ी दुनिया है। आप मुझे इस लायक समझें तो मैं आपके पत्रों पर भी काम करने को तैयार हूँ। बोले नहीं, तुम करो तो क्या बात है। अपने 4000 पत्र उन्होंने दे दिए। तो मैं 2 किताबें पत्रों की तैयार कर रहा हूँ। एक कर रहा हूँ गिरिराज किशोर के पत्र 3 या 4 खंड, एक कर रहा हूँ ज्ञान रंजन के पत्र 3 या 4 खंड। इनमें पत्र होंगे और उनका चयन मैं उस दृष्टि से कर रहा हूँ कि उससे जीवन क्या निकल रहा है। कुछ उनकी बातें, संदर्भ, प्रसंग, टिप्पणी करके एक कोशिश कर रहा हूँ। और चूंकि इसको मैं चाहता हूं कि लागत मूल्य पर मिले, तो कोई प्रकाशक तो छापेगा नहीं हिंदी का, तो आकार इसको छाप सकता है, विचार कर सकता है। छपवाने मतलब प्रिंटिंग तक का काम तो मैं करूंगा, ये तय है। मैं किसी को दूंगा नहीं, अपने सुंदर सी छपवाऊंगा, डिजाइन कराकर बड़े मन से काम करूंगा। और ये 2 किताबें ज्ञान रंजन के पत्र, ये इस पर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इस वक्त इस पर भी काम कर रहा हूँ, बच्चों की किताबों पर भी काम कर रहा हूँ, इतिहास पर भी काम कर रहा हूँ और आकार पर भी। 5 चीजों पर काम। बहुत समय बढ़िया। कम है, इस इंतजार बात के रहेगा, अंदर शायद। सारी चीजों का इंतजार रहेगा। और ये पत्रों वाला काम तो सच में बहुत जरूरी और दिलचस्प काम है, क्योंकि पत्रों में वो सब आ जाता है जो किताब में कभी नहीं आता और कहीं नहीं आता। उसमें सबसे ज्यादा आत्मीय बातें, सबसे ज्यादा अंतरंग बातें, सबसे ज्यादा निजी बातें पत्रों में ही मिलती हैं। तो वो सबसे अब निर्मल, मैं चूंकि किसी सबसे बाद में नहीं हूँ, मैं किसी गुट में नहीं हूँ, मैं मुझे किसी से लेना देना नहीं है, मुझे कुछ पाना नहीं है, कुछ हासिल नहीं करना है, नाराजगी खुशी की चिंता नहीं है। तो मैं बहुत तटस्थ दृष्टि से और बहुत ईमानदारी से इस काम को करूंगा। ये विश्वास है, शायद तभी ज्ञान जी ने दे दिए, तो शायद होगा। ये है। तो सवाल और भी हो सकते थे। मुझे लगता है लोग बाग जो देखने वाले हैं वो लगातार टिप्पणियां भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, लेकिन अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। और इतने सारे सवालों को धैर्यपूर्वक सुनने और उनका बहुत अच्छे से उत्तर देने के लिए मैं प्रियमवत जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने बहुत सारा समय निकाला, जैसा कि अभी भी हम जान पाए हैं। उन्होंने इतने सारे काम अपने हाथ में ले रखे हैं लिखने पढ़ने के, अपने कीमती समय में से इतना समय निकाला और हमारे सवालों के जवाब दिए। न केवल जवाब दिए, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे टेढ़े सवालों के भी ऐसे जवाब दिए जिनसे हमको सीखने को मिलता है, रोशनी मिलती है। तो मैं प्रियमवत जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपनी तरफ से, अपने पाठकों, श्रोताओं की तरफ से और राजपाल एंड सन्स की तरफ से, बहुत बहुत और धन्यवाद। सारे दर्शकों। आप मुझे आपने मुझे मेरे पाठकों के सामने प्रस्तुत किया और मुझे बहुत खुशी है उनसे बात करके। पहली बार ये मेरा अनुभव है, इतने सवाल आए, इतनी चीजें आई। तो आप जब चाहे मुझे बुलाएं। अपने पाठकों से, दोस्तों से बात करके मुझे उनके सवालों से बहुत खुशी होती है। मैं भी सीखता हूँ, मुझे भी समझ में आता है। और हो सकता है मैं कुछ कभी कड़वा बोल गया हूँ, कोई बात ऐसी बोल गया हूँ जो शायद उत्तेजना में बोल गया हूँ, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उसके लिए मुझे मेरे सब स्नेही लोग क्षमा करेंगे। नहीं, आपको और नहीं, नहीं। आपको सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पल्लव जी। तो रात्रि जी, जी। शुभकामनाएं। जी, जी। बस मैं यही कह के बात खत्म करूँगा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही यही है कि जो हमारे लेखक हैं, हमारे प्रिय लेखक हैं, उनके और पाठकों के बीच में किसी भी तरह की कोई दूरी ना रहे, सीधा संवाद हो सके, बातचीत हो सके। क्योंकि हमारे समय में जब संवाद के सबसे ज़्यादा माध्यम मौजूद हैं, इंटरनेट से लगा के टेलीफ़ोन तक, अखबार से लगाकर चिट्ठियाँ तक, तब संवाद सबसे कम हो रहा है, तब संवादहीनता सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ऐसे दिनों में यह कार्यक्रम, जिसका शीर्षक है मेरे लेखक मेरे सवाल, उसका काम ही यही है कि वो अपने लेखकों को पाठकों तक ले जाए और लेखकों से पाठकों की अभिन्नता को बढ़ाने की कोशिश करे। तो इसी उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम अप्रैल से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था और कोविड की खराब स्थितियाँ हमको देखनी पड़ी, तब से ये शुरू हुआ। अभी तक लगातार हर इतवार को ये कार्यक्रम होता रहा है और उम्मीद करते हैं आगे भी होगा। आप सब दर्शकों का, श्रोताओं का आभार। और ये भी आग्रह करूँगा कि सवाल बहुत अच्छा रहेगा कि आप पहले भेज दें। तत्काल सवाल लेने में कई बार दिक्कत होती है, मैं नहीं ले पाता हूँ, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ कि आने वाले
हर सवाल को लिया जाए, सारे सवालों को लेखक के सामने रखा जाए। आप सबका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्ते।